जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग जे एडवांस 2024 के पेपर 2 के फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। आगे देखते हैं। तो पहले सेक्शन में हमें दिए हैं 4 क्वेश्चंस जो कि हैं सिंगल चॉइस टाइप। हमारे हर क्वेश्चन के लिए +3 मार्क्स और -1 नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक पी क्यू आर ट्राइंगुलर लूप है। उस ट्राइंगुलर लूप की वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, जिसे x डिफाइन किया गया है, v वेलोसिटी दी हुई है जो कि कांस्टेंट है। जैसे जैसे लूप नीचे आएगा वैसे वैसे इस ट्राइंगुलर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ओवरलैप करेगा और उस ओवरलैपिंग की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, क्योंकि समय के साथ साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वेलोसिटी की वजह से, और उस फ्लक्स के चेंज की वजह से आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि हमें ग्राफ के फॉर्म में दिया गया है। अब इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा वो मुझे देखना है। अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखा गया तो यहाँ पर चारों ग्राफ में x की वैल्यू l से छोटे में तो चारों ग्राफ सेम दिख रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू l से बड़े में ग्राफ्स अलग अलग दिख रहे हैं मुझे। तो मुझे निकालना है कि कौन सा ग्राफ मेरे काम का है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे x की वैल्यू l से कम के लिए अलग सॉल्व करना है और x की वैल्यू l से ज़्यादा के लिए अलग सॉल्व करना है, क्योंकि एक बार नीचे आ रहा होगा ओवरलैपिंग बढ़ रही होगी और एक बार ओवरलैपिंग कम हो रही होगी, बाहर जा रहा होगा वापस। चलिए, तो मैंने पहला सॉल्व करने की कोशिश करी कि व्हेन x इज लेस देन l, जब मेरा जो x है वो l से क्या है, छोटा है। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें कि ये l है क्या, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो x इक्वल्स टू 0 है वो पॉइंट तो मेरा ये वाला है, दिस इज x इक्वल्स टू 0। अब जैसे जैसे लूप नीचे आएगा वैसे वैसे ये जो पार्ट आएगा जो ओवरलैप कर रहा होगा, ये चला हुआ पार्ट मैंने बोला कि दिस डिस्टेंस इज x, ये पार्ट आ गया मेरे पास x, और मुझे ये वाला एरिया निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहीं पर ओवरलैपिंग का फ्लक्स आने वाला है जो कि ऊपर के ट्रायंगुलर लूप पी क्यू आर से पास होगा। चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं इस फ्लक्स को निकालने गया तो मुझे यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक ट्राइंगल इस पार्ट के ऊपर वाला और एक ट्राइंगल इस पार्ट के नीचे वाला। अब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालूं कैसे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इसकी एल्टीट्यूड यानी कि ये हाइट दी हुई है x/2, पूरे x का आधा। अब मैं इसका एरिया निकालूं कैसे, तो मुझे पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया होता है √3/4a²। हाँ जी, ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसका जो एरिया होगा, अगर ये जो साइड हम लोग मानते हैं, ये एल्टीट्यूड मैंने मान लिया कुछ h, तो यहाँ हो गया h, ये लेंथ का आधा यानी कि l/2, और एंगल है 60 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि h/l/2 जो होगा वो हो जाएगा 1060 यानी कि √3। यहाँ से मेरे पास l की वैल्यू आ रही है 2h/√3, और जो एरिया इन टर्म्स ऑफ h आ रहा है, क्योंकि वो होता है √3/4a², तो √3/4l², l की जगह यहाँ पर आ जाएगा 4h²/3, 4 से 4 कैंसिल, और मेरे पास आ गया h²/√3। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ और उसकी हाइट या एल्टीट्यूड मुझे दिया होगा h, तो उसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ जो कि होगा h²/√3। हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बेटा इसका एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि x²/4 डिवाइडेड बाय √3, और जब इसे सॉल्व किया गया तो मुझे मिला x²/2√3। हाँ जी, यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं हम लोग। अब जरा देखिए कि मुझे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा तो वो तो होता है b इंटू एरिया, यानी कि मैं लिखूंगा bx²/2√3। मुझे लगता है कि यहाँ तक हमें समझ में आ रहा होगा किसी रैंडम पोजीशन x के लिए जो कि l से छोटी है, वहाँ पर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल चुका हूँ। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स में x के चेंज की वजह से फ्लक्स भी होगा चेंज, और मुझे नहीं करना है उसे डिफरेंशिएट। आइए देखते हैं। तो जो EMF होता है वो होता है -d∅b/dt। हाँ जी, और जब मैं इसे सॉल्व करने गया तो मुझे डिफरेंशिएशन में मिला -b/2√3, डिफरेंशिएशन ऑफ x² इज 2x, और dx/dt मेरे पास हो जाएगा v स्पीड दी हुई है मुझे, चेंज ऑफ x, 2 से 2 कैंसिल। मेरे पास फाइनल EMF आ चुकी है जो कि है -pv/√3, जो कि पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, और साथ में आ रहा है x। बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या मुझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखा कि जब x की वैल्यू 0 होगी उस समय पर जो EMF आएगा वो आ जाएगा 0। हाँ जी, इसका मतलब जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होगा। इसे ध्यान से देखने पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो EMF मेरे पास आई है, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आया है, ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है जिसका स्लोप होगा -bv/√3। चलिए
और फाइनल वैल्यू की अगर बात करूं, व्हेन x इक्वल्स टू l क्रिटिकल वैल्यूज, तो जब x की वैल्यू l हो जाएगी तब मेरे पास EMF आ रहा है माइनस BVL/√3। हाँ जी, कर पा रहे हैं क्या? तो ये तो मैंने x की वैल्यू l से छोटे के लिए बात करी। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ x की वैल्यू फॉर ग्रेटर देन l। आइए, जब ये लूप नीचे आ जाएगा तो व्हेन, अगर मैं x ग्रेटर देन l की बात करूं तो बेटा फिर से वही पॉइंट्स जो मैं x डिफाइन करता हूं, वो पॉइंट होता है x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर इंटरसेक्शन में। दिस इज माई x इक्वल्स टू 0। और जब ये लूप ऊपर वाला नीचे आ रहा होगा तो इस तरह से कहीं जाते जाते दिस पॉइंट विल बी x इक्वल्स टू l। क्या सोच पा रहे हैं क्या? अब l नीचे आ चुका है और मैं चाह रहा हूं इससे भी आगे जाए, मैं चाह रहा हूं x ग्रेटर देन l। तो कुछ इस तरह से शेप बनेगा, तार जैसा शेप बनेगा कहीं पर। चलिए आइए देखते हैं। इस जगह पर मुझे ये बीच वाले एरिया की बात करनी है और इस बीच वाले एरिया में भी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे तो इस हाफ एरिया की बात करके उसे डबल करना है। अब इस हाफ पार्ट का एरिया निकालूं कैसे? तो जरा देखो, मुझे पता है कि यहाँ तक आने पर जो मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ दिस इज x। हाँ जी, अगर ये x है तो ज़रा बताओ कि ये हाफ पार्ट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? क्या मैं इसे x/2 बोल दूँ? हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास x/2। चलो अच्छा, ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, क्या इसकी डिस्टेंस मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये x/2 है, या फिर ऐसे सोचो कि अगर ये पूरा x है और यहाँ से यहाँ तक का l पार्ट अगर है तो ऊपर का बचा हुआ हो जाएगा x माइनस l। हाँ जी, कर पाएंगे क्या? चलिए, तो अगर मुझे एरिया निकालना है इस शेडेड पार्ट का तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इस ऊपर के पूरे ट्राइंगल के एरिया में से, ये पूरा 3 पॉइंट्स के बीच के इस एरिया में से, अगर मैं ये जो अंदर के पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया में से अगर ऊपर का एरिया घटा दूं तो क्या मुझे बीच का एरिया मिलेगा? हाँ जी, मुझे पता है ये बेसिक ज्योमेट्री है, आप सभी को आती भी होगी, कुछ लोगों को अगर नहीं भी आती तो वो सीख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बिल्कुल बेसिक से ही जा रहा हूँ ताकि हमें किसी भी पॉइंट पर कोई भी दिक्कत ना आए। तो जब मैं इसका एरिया निकालने गया तो वो एरिया मुझे मिला कि दैट एरिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ दिस पार्ट, जो कि होगा पूरे का एरिया, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट दी हुई है अगर तो h² / √3 होता है। तो मैंने √3 तो बाहर ले लिया, मुझे मिल रहा है x का स्क्वायर। आओ जरा देखें, तो वो जो x² होगा उस x में पहले तो पूरा पार्ट x/2 जो कि हो गया x²/4 माइनस x माइनस l, तो ये हो जाएगा x माइनस l का होल स्क्वायर। और जब इस एरिया को निकालने गए हैं, अरे आजा, हाँ बुरा मान गया, स्क्वायर आ ही नहीं रहा है। चलिए, जब इसे निकालने गए तो ये आ जाएगा 2/√3। ओके, और साथ में मुझे दिख रहा है क्या? साथ में मुझे दिख रहा है अंदर x²/4 माइनस x² माइनस l² प्लस 2xl। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा मुझे। अब अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, ये ब्रैकेट पूरा है, अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी तो मुझे मिल रहा है 2/√3। अंदर मुझे मिल रहा है कौन? माइनस 3x²/4 माइनस l² और साथ में प्लस 2xl। आइए बेटा इसे सॉल्व करते हैं। जब मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला तो वो आ जाएगा b × a, यानी कि 2b/√3 टाइम्स ऑफ माइनस 3x²/4 माइनस l² प्लस 2xl। और अगर मैं यहाँ से EMF निकालूंगा जो कि हो जाएगा माइनस d∅b/dt, तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा माइनस 2b/√3। आओ डिफ्रेंशिएट करें, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 6x/4 यानी कि माइनस 3x/2, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज v माइनस l², l कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और 2xl का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2l और x का हो जाएगा v, है ना। dx/dt जो होगा वो v होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए, तो ये मेरे पास आ रहा है EMF। अब अगर मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की बातें करूं, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि है तो स्ट्रेट लाइन ही, x⁻1 का फंक्शन है, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन में पहली चीज तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, जो कि आ रहा है कुछ 2b/3, 2 से 2 कैंसिल, तो 3b/√3 या √3b × v, ये आ रहा है मेरे पास स्लोप। और इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास, देखो नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं
तो एल के बाद स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट के मुझे तो चारों ही ग्राफ दिख रहे हैं यहाँ पे। अब मुझे निकालना है कि ये जो 3l/2 पॉइंट दिया है, जहाँ पर ये कहीं पर 0 हो रहा है, कहीं पर 0 पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, तो मुझे ये कंपेयर करना है कि 0 कब हो रहा है, ये वैल्यू पूरी EMF 0 कब दे रही है। तो जब मैंने बोला कि फॉर EMF टू बी 0, जरा देखिए ब्रैकेट के अंदर कौन, तो ये ब्रैकेट के अंदर है मेरे पास -3x/2 इंटू वी प्लस 2lv। जीरो करने के लिए v से v कैंसिल हुआ, इक्वल टू 0 किया मैंने, और मुझे दिख रहा है कि 3x/2 को आप बराबर कर दो किसके, 2l के, तो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू आनी चाहिए 4l/3। तो 4l/3 जो पॉइंट है, अगर मैं इस ग्राफ में देखूं कि वो पॉइंट l और 3l/2 के बीच में होगा, यानी कि जो मेरा सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये जो ग्राफ है जो कट कर रहा है, वो पॉइंट L और 3l/2 के बीच में है। L और 3l/2 यानी कि 1.5 के बीच में अगर पॉइंट है, तो वो पॉइंट मेरा आ जाएगा 4l/3। चलिए, तो अगर मैं एक्यूरेट ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो मैं कुछ ऐसा ग्राफ बनाऊंगा। अगर मेरी तरफ से मैं ग्राफ बनाऊंगा विथ पॉइंट्स, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि जिसमें इधर होगा x एक्सिस, यहाँ पर मेरी पोजीशन ऑफ x है, ये जो पॉइंट्स होंगे y एक्सिस पर, ये रिप्रेजेंट करेंगे किसे, ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे EMF को। शुरुआत x इक्वल टू 0 से होगी। जो मेरी लाइन है, दैट लाइन विल गिव मी, किसी और कलर से बनाते हैं इसे, तो ये जो लाइन है शुरुआत में, दिस विल रिप्रेजेंट माई ग्राफ फॉर द वैल्यूज विच आर x लेस देन l। चलिए, तो ये मेरे पास आ रहा है x की वैल्यू l, और इस समय पर EMF जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, वो आ रहा है मेरे पास -BVL/√3। तो ये आ गया -BVL/√3। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये नया वाला फंक्शन आया है, यहाँ पे भी तो x की वैल्यू l रख के देखते हैं कहीं सेम पॉइंट से स्टार्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो मैंने रखा कि फॉर, मैं पोजीशन के लिए निकाल रहा हूँ कि फॉर x इक्वल्स टू l। अब मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूँ x को, है ना। पहले मैंने l माइनस के लिए निकाला था टेंडिंग टू l, फिर मैं l प्लस के लिए निकाल रहा हूँ अभी। अगर मैं x इक्वल्स टू l की बात करूँ तो यहाँ पर रखने पर मुझे मिला -2b/√3। यहाँ से देखिएगा, मैं v बाहर निकाल सकता हूँ, तो v मैंने बाहर निकाल के इसी के साथ ही लिख दिया, -2vb/√3। अंदर बचेगा -3l/2 और साथ में बचेगा +2l। 2l यानी कि 4l/2 बोल सकता हूँ मैं, तो l/2 अंदर बचेगा। l/2 का जब मल्टीप्लाई किया गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मुझे मिल गया -BVL/√3। उड़ी बाबा, ये तो सेम सेम आ गया। हाँ जी, इसका मतलब ये पॉइंट सेम आ रहा है, कंटिन्यूस ग्राफ बन रहा है, और यहाँ से ग्राफ जाएगा कुछ ऐसा, जहाँ पर ये जो पॉइंट हमारे पास आया है, दिस पॉइंट विल बी कितना, जहाँ पर EMF 0 हो रहा है, दिस पॉइंट विल बी x इक्वल्स टू 4l/√3, 4l/3, जो कि यहाँ पर के पॉइंट 3l/2 से पीछे है और जो कि l से आगे है। यानी कि मेरा आंसर जो आ रहा है वो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटल M मास के अंदर वो रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, आसपास घूम रहा है, और उसका टाइम पीरियड जो है वो आ रहा है कुछ t0। एक बात है, ये हमने केप्लर्स लॉ के थर्ड लॉ में देखा भी है। अगली बार क्या हुआ कि एक पोटेंशियल एनर्जी m(α/r³), पॉजिटिव कांस्टेंट है अल्फा, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसका मतलब वो अट्रैक्टिव फील्ड में नहीं है, वो रिपल्सिव फील्ड में बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, और उस केस में मुझे निकालना है कि वहां का टाइम पीरियड कुछ t1 होगा, तो मुझे t1² - t0² की वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं। शुरुआत में जो अंदर कैपिटल M मास होगा और इसके आसपास स्मॉल m मास घूम रहा होगा किसी रेडियस r0 में, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर gmm/r0² जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mr0 ω0², क्योंकि t0 के करस्पॉन्डिंग ओमेगा होगा, ω0। टाइम निकाल सकता हूँ मैं, m से m कैंसिल। कुछ लोग यहाँ पर mv²/r भी लिखेंगे, लेकिन जब मुझे टाइम निकालना है तो मैं ω0 को ही प्रेफर करूँगा, है ना। यहाँ से मेरे पास आ रहा है ω0² विच इज इक्वल्स टू gm/r0³। क्या ये मुझे समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने पर अब जो अगली बार एक और फोर्स आएगा वो आएगा मेरे पास इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से।
तो दैट फोर्स विल बी माइनस डी यू बाई डी आर। आओ डिफ्रेंशिएट करें तो मुझे मिल रहा है माइनस एम एल्फा, हाँ जी, और आर क्यूब नीचे है, ऊपर जाके हो जाएगा आर टू द पावर माइनस 3। डिफ्रेंशिएट आप सभी को करना आता होगा, तो माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा आर टू द पावर 4। ये हो गया मेरे पास में 3m एल्फा बाय आर टू द पावर 4। और अच्छी बात ये है, मज़े की बात ये है कि ये जो कैपिटल एम मास है, इसके आसपास ये जो स्मॉल एम मास हम लोग कंसिडर कर रहे हैं आर नॉट डिस्टेंस पर, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी लग रहा होगा, लेकिन साथ में ये जो फोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आया है, इसको बोल देता हूँ मैं एफ यू, पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स, ये लग रहा होगा। तो ज़रा बताओ नेट इंटरनल फोर्स, अंदर की तरफ फोर्स, इंटरनल नहीं बोलना चाहिए, रेडियली इनवर्ट फोर्स नेट कितना हो गया? तो ये फोर्स हो जाएगा मेरे पास एफ जी माइनस एफ यू, यानी कि जी एम एम अपॉन आर नॉट स्क्वायर माइनस एफ यू 3m एल्फा अपॉन आर नॉट टू द पावर 4 इक्वल्स टू एम आर नॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा कौन सा? ओमेगा 1 बोल देते हैं, करस्पॉन्डिंग टू T1 टाइम। तो बेटा ओमेगा 1 स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ से ओमेगा 1 स्क्वायर हमारे पास आ रहा है। पहले तो m कैंसिल कर दो, है ना, और अगर मैं आर नॉट को नीचे लेके आऊँगा तो मुझे दिखेगा जी एम अपॉन आर नॉट क्यूब माइनस 3 एल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट टू दी पावर 5। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है मुझे? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है T1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर। तो जब मैं T1 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर की खोज में निकला, तो पहले तो मुझे दिखा कि ये हो जाएगा 1 माइनस टी नॉट स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे पता है t होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 1 बाई ओमेगा का प्रोपोर्शनल होगा ये। तो यही चीज़ हो जाएगी मेरे पास में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं टी नॉट स्क्वायर बाय T1 स्क्वायर ढूंढने जाऊंगा, है ना, तो मुझे दिखेगा ओमेगा 1 स्क्वायर बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेरे पास हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये मैं अभी अभी निकाल के बैठा हूँ। चलिए, ओमेगा 1 स्क्वायर मेरे पास आया था कितना? ये रहा, इक्वेशन नंबर 1 ओमेगा नॉट की है, इक्वेशन नंबर 2 ओमेगा 1 की है, जो मुझे दे रहा है जी एम बाई आर नॉट क्यूब माइनस 3 एल्फा बाई आर नॉट टू द पावर 5। तो दिस इज जी एम बाई आर नॉट क्यूब माइनस 3 एल्फा बाई आर नॉट टू द पावर 5। दिस कंप्लीट थिंग इज ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट, जो कि था सिर्फ जी एम बाई आर नॉट क्यूब। तो यहाँ पे आ गया जी एम बाई आर नॉट क्यूब, और इसे सॉल्व करने पर मुझे मिला 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 एल्फा बाय आर नॉट टू दी पावर 5। देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा था हुआ आंसर, और ये ऊपर जाके हो जाएगा आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। हाँ जी, तो 1 से 1 तो कैंसिल हुआ, ऊपर आर नॉट क्यूब है, नीचे आर नॉट 5 है, तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 एल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर और जी एम, 3 एल्फा अपॉन जी एम आर नॉट स्क्वायर मेरा आंसर आ रहा है, जो कि 3 एल्फा पहले ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो माय ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, जो मेरा आंसर आ रहा है, आंसर मेरे पास आएगा ए। चलिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आसान होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो हमने पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लिया है, जो डी यू बाई डी आर किया है, ऑल्दो ये वर्क पर एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जहाँ पर भी इस तरह का मोशन होता है, ग्रेविटेशन में काम आया है, सेम इलेक्ट्रोस्टेट में भी काम आया है। आगे जाके जब मैं एटम पढ़ता हूँ, तो एटम में भी ये कॉन्सेप्ट मेरे बहुत काम आया है, जहाँ पर मुझे आर की कुछ डिपेंडेंसी देकर रेडियस और ये सारी चीज़ें क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पूछी गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक बेसिक तरीका ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या कि मेटल का टारगेट है, एटॉमिक वेट Z46 से, और एटॉमिक नंबर है, और बॉम्बार्ड कर रहे हैं हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब वहाँ पर एक्सरे निकलेगी, और वो जो एक्सरे है उसमें के अल्फा की वेवलेंथ कुछ है और कट ऑफ वेवलेंथ कुछ है, उन दोनों का रेशियो निकालना है। चलिए, तो हमें एक बेसिक चीज़ पता है कि फॉर के अल्फा, जब भी के अल्फा होगा, उस के अल्फा के लिए जो शील्डिंग कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, यानी कि Z इफेक्टिव हो जाएगा मेरे पास Z माइनस 1। हाँ जी, ओनली फॉर के अल्फा। और उस केस में जो मैं 1 बाय लैम्डा निकालता हूँ, वो 1 बाय लैम्डा हो जाता है बेटा कितना? आर जेड स्क्वायर, जेड की जगह Z माइनस 1 स्क्वायर, 1/1 माइनस 1/4, क्योंकि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? 2 से 1। तो ये मुझे दे रहा है कितना? 3/4 आर Z माइनस 1 स्क्वायर। हाँ जी, चलिए
अब जो रेशो की बात कर रहा हूं मैं, वो रेशो है लैम्डा ऑफ के अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा कट ऑफ, यस दिस रेशो इज आर। चलिए, पहली चीज जो मुझे समझनी चाहिए कि अगर मैं z को चेंज कर रहा हूं तो मैं चेंज कर रहा हूं एटम को, जो मेटल है उसका एटम मटेरियल चेंज कर रहा हूं मैं। क्या z को चेंज करने से कट ऑफ वेवलेंथ चेंज होती है? नहीं होती। बेटा क्यों? क्योंकि कट ऑफ वेवलेंथ जो होती है वो होती है कट ऑफ वेवलेंथ फॉर एक्सरे जो होती है, एक बार समझ लेते हैं, वो होती है hc/ev एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो दोनों केस में ही सेम है, इसका मतलब लैम्डा कट ऑफ विल बी सेम फॉर बोथ। तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेशियो दो अलग अलग का आएगा, r फॉर z इक्वल्स टू पहला वाला 46 डिवाइडेड बाय r फॉर z इक्वल्स टू अगला वाला 40 और 1, ये जो आएगा दैट विल बी डिपेंडेंट सोलेली ऑन लैम्डा के अल्फा। तो मैं बोल सकता हूं लैम्डा के अल्फा फॉर z इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाय लैम्डा के अल्फा ऑफ z इक्वल्स टू 41, इसी पर डिपेंड करेगा ये। हाँ जी, अब जरा सोचो कि आखिर ये लैम्डा z से डिपेंडेंसी कैसी दिखाता है। तो यहां मुझे दिख रहा है कि 1 अपॉन लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 स्क्वायर, ये यहाँ के इक्वेशन से 1 अपॉन लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर लैम्डा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि इस रेशियो को मैं लिख सकता हूं कि दिस विल बी z, ऊपर आ जाएगा 41, तो 41 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 46 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना जी। बाकी सारी चीज कैंसल। r फॉर z इक्वल्स टू 46 मुझे दिया हुआ है 2 एंड r फॉर 41 मुझे निकालना है, यही तो क्वेश्चन है ना। आओ, तो बेटा ये मुझे दिख रहा है कितना, 40 डिवाइडेड बाय 45, डिवाइड करने पर 5 से आ जाएगा मेरे पास 8/9 स्क्वायर, और यहां से जो मुझे r दिख रहा है आता हुआ, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि वो r मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ 9 स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर 64, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर मैच हो रहा है कौन सा, 2.53, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए मैच हो रहा है मेरे पास। मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। हाँ जी, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। के अल्फा के लिए हम लोग z-1 लेकर पूरी तरह सॉल्व करते हैं, एंड एक्सरे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे बोल रहा है कि एक लूप है, अगर इस लूप में करंट फ्लो नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्री टू मूव है, अगर ऐसे अलोंग दिस PQ वायर, तो वो इनिशियली तो वर्टिकली होगा इन दी एब्सेंस ऑफ एनी करंट इन दिस लूप, सर्कुलर लूप। अगर करंट फ्लो किया जाए कि मान लिया यहाँ पर कोई करंट I अगर फ्लो किया जाए तो होगा क्या कि इस I करंट की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा आउटवर्ड आप लोगों की तरफ। तो ये मान लिया हमने आया मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों की तरफ, है ना, और साथ ही मैग्नेटिक मोमेंट है ऐसा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है ऊपर, तो ये इनिशियली कुछ ऐसे 90 डिग्री पर होंगे शुरुआत में। अब इसकी वजह से आएगा एक टॉर्क। टॉर्क कैसा आएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, M क्रॉस B, ये देखो ऐसा रोटेशन शो कर रहा है, ऐसा ऊपर की तरफ उठेगा। ये अगर लूप ऐसा है तो ऐसा आप लोगों की तरफ आएगा उठ के ऐसा। अब अगर ये आप लोगों की तरफ आएगा तो साइड से देखने पर मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा कि किसी पोजीशन पर जब इक्विलिब्रियम आ चुका होगा हिंज के अलोंग, ये कोई पोजीशन होगी, एंगल होगा इसका थीटा, इस पर लग रहे होंगे फोर्सेस कौन कौन से, आइए एफबीडी देखते हैं। तो एक तो लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, यहां पर जो टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहा हूं बेटा ये देगा मैग्नेटिक मोमेंट जो कि होगा I इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू एरिया, और ऊपर की तरफ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉर्क होता है mb साइन थीटा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में, तो mb साइन थीटा के लिए मुझे चाहिए थीटा। आओ जरा देखें थीटा कितना होता है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल भी आ जाएगा थीटा, और अच्छी बात ये कि इसके थीटा आ जाने की वजह से दिस विल बी थीटा, तो ये भी आता हुआ दिख रहा है थीटा, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है मुझे 90 माइनस थीटा। हाँ जी, सोच पा रहे हैं क्या? चलिए, तो जब मैं टॉर्क बैलेंस करूंगा, mg का टॉर्क नीचे, मैग्नेटिक मोमेंट का टॉर्क ऊपर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क ऊपर, तो फॉर बैलेंसिंग टॉर्क, टॉर्क नेट शुड बी 0, यानी कि mg का टॉर्क कितना, mg इंटू ए डिस्टेंस r का परपेंडिकुलर r साइन थीटा, mg r साइन थीटा शुड बी इक्वल टू किसके, होगा mb साइन थीटा के। तो m जो कि है I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी, बी कितना दिया हुआ मुझे b नॉट,
इंटू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ही लिख रहा हूँ, हालांकि एग्जाम में तो सीधे कॉस थीटा लिख के सॉल्व करूंगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आर से आर कैंसिल होता हुआ दिखा, टेन थीटा मुझे निकालना है, साइन थीटा यहाँ पर है मेरे पास में, कॉस थीटा उधर से आ रहा है नीचे, साइन 90 माइनस थीटा, और ये मुझे दिख रहा है आई पाई आर बी नॉट डिवाइडेड बाय एम जी। उड़ी बाबा, आई पाई आर बी नॉट स्क्वायर, बी नॉट अपॉन एम जी। बेटा मैं ऑप्शन नंबर ए को देख पा रहा हूँ, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंसर इज ए। हाँ जी, और इसी तरह से मेरे सिंगल चॉइस ऑप्शंस होते हैं खत्म। अब आगे जाते हैं, अगला सेक्शन बी जो है उसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पार्शियल मार्किंग की स्कीम आपको सारी पता है, और नेगेटिव मार्किंग -2, जो कि सबसे बड़ा गलत होने पर सबसे बड़ा दुख है, वो है नेगेटिव मार्किंग -2 का। आइए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि स्फेरिकल सरफेस है जिसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। हाँ जी, अब सरफेस चार्ज अगर डेंसिटी है तो उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आनी नहीं है, लेकिन अगर बाहर रखेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, उसका इफेक्ट भी आएगा। तो आई विल कंसिडर ऑल दी वैल्यूज फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। बाहर की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हम लोग ऑसिलेशंस की जो भी बातें करेंगे वो फॉर आर ग्रेटर देन आर कैपिटल आर रखेंगे। अब उसमें भी देखते हैं कि ऑसिलेशन होना भी है या नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो ये जो स्फेयर के बाहर वाला पॉइंट है किसी स्मॉलर डिस्टेंस पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ रही होगी बिल्कुल, कि अगर ये स्फेयर है, अरे हाँ, अगर ये स्फेयर है तो इस स्फेयर की रेडियस तो है मेरे पास कैपिटल आर, है ना, और इस कैपिटल आर रेडियस में बाहर वाला जो पॉइंट है मेरे पास में, दैट पॉइंट इज कहीं दूर जाके, कहीं दूर यहां पर कोई पॉइंट है मेरे पास स्मॉल आर। हाँ जी, और जो डाइपोल, अरे डाइपोल कहाँ है, डाइपोल है ये पी नॉट, और एंगल बीच का कुछ मान लेते हैं कि ये कोई छोटा एंगल थीटा होगा, है ना, फॉर ऑसिलेशन ऐसे 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 कर रहा होगा। अब जरा देखो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर और कितनी होगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ ही हो गया, ऐसा मान लेते हैं कुछ E, और डाइपोल है कुछ ऐसा पी नॉट, दोनों के बीच का एंगल मैंने लिया थीटा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जो कि है सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर जो कि पोजीशन डिस्टेंस है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता दिख रहा है मुझे, और सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मेरे पास आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। जो स्मॉल आर लिया है मैंने वो डाइपोल की साइज से काफी बड़ा है, डाइपोल बहुत स्मॉल है, छोटा डाइपोल दिया हुआ मुझे, ठीक है ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट पी नॉट है। अब बेटा वहां पर उस डाइपोल पर एक टॉर्क लग रहा होगा, क्योंकि वो लगभग लगभग कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास में, उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा होगा वो लग रहा होगा पीई साइन थीटा, है ना, अभी वो मैग्नेटिक मोमेंट का टॉर्क देखा ही है हमने। तो सेम वैसे ही डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का टॉर्क होगा पीई साइन थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि टॉर्क विल बी पीई साइन थीटा, जो कि रीस्टोरिंग होगा। अगर मूव करोगे दूर, थीटा अगर बढ़ाओगे तो टॉर्क उसके अपोजिट थीटा को कम करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स 9 माइनस साइन। टॉर्क हो गया मेरे पास आई अल्फा माइनस पी, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और साइन थीटा को मैं लिख रहा हूँ थीटा, क्यों लिख रहा हूँ भैया, फॉर स्मॉल थीटा। ऑसिलेशन तो कम थीटा के लिए बात करते हैं हम लोग, है ना, स्पेसिफिक कंडीशन है हमारी। तो उस केस में जो अल्फा आ रहा है मेरे पास में वो आ रहा है कितना, माइनस पी एल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है नीचे, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा, और साथ में आ गया आई। चलिए, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ओमेगा कितना आ रहा है, ये जो थीटा के आगे लिखा है ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा मेरे पास आ गया कितना, रूट ओवर पी एल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए, तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि फॉर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर स्मॉल ऑसिलेशंस तो होंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर की कोई भी फाइनाइट वैल्यू के लिए स्मॉल ऑसिलेशंस होने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर मैं स्मॉल आर को 2r रख दूं यहाँ पे, फॉर स्मॉल आर इक्वल्स टू 2r, तो बेटा 2r रखने पर नीचे की चीज हो जाएगी 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और ओमेगा मेरे पास आ रहा है कितना, वो आ रहा है रूट पी एल्फा डिवाइडेड बाई 4i एप्सिलॉन नॉट। क्या मैच कर रहा है क्या, नहीं, नीचे 4 आना चाहिए था, ऊपर 2 दिया हुआ है,
अब अगर मैं फॉर आर इक्वल्स टू अगला केस कब, जब हो जाएगा आर की वैल्यू कैपिटल आर 10 टाइम्स, इस केस में जो ओमेगा आएगा उसमें 10 नीचे आने पर 100 आने वाला है, और उस 100 आने की वजह से ये हो जाएगा पी एल्फा डिवाइडेड बाय 100 नीचे आ गया आई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल सही, डी जवाब आ रहा है मेरे पास में। तो जो फाइनल आंसर मैं दूंगा वो दूंगा बी एंड डी। तो माय आंसर विल बी बी एंड डी। हाँ जी, बी और डी के साथ जाना चाहूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ टेबल टेनिस बॉल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फ्लूइड का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जिसमें वर्क पर एनर्जी और बाकी सारी चीज़ें भी लगती है, और ये बेसिक इलस्ट्रेशन है जो क्लास में कराया भी जाता है। तो टेबल टेनिस बॉल, रेडियस दिया हुआ है मुझे, मास दिया हुआ है, स्लोली पुश कर रहे हैं डेप्थ 0.7 तक। अच्छा, स्लोली पुश का रीज़न क्या कि अगर धीरे धीरे पुश कर रहे हैं तो वेलोसिटी है नहीं, इसका मतलब जब पुश मैं नीचे कर रहा हूं उस समय पर विस्कस फोर्स एक्ट नहीं करेगा, ऐसा मैं कंसिडर करूंगा। तो अगर ये स्विमिंग पूल ऐसा दिया हुआ है, ये लीजिए, और इसमें मैं जो बॉल है एक हम लोग टेनिस बॉल ले लेते हैं, तो ये हमारे पास टेनिस बॉल है ना, अभी इसी से काम चलाते हैं। और इस टेनिस बॉल को, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट हम लोग करके भी देख सकते हैं क्लास में, तो ये एक टेनिस बॉल है और इसे किसी डेप्थ डी नीचे में लेना जा रहा हूँ, जो कि वैल्यू दी हुई है मुझे, डी कितना दिया हुआ है मुझे, डी इज गिवन 0.7 मीटर, तो दिस इज 0.7। अब इसे मैं स्लोली स्लोली, देखना क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो बेटा इस पर फोर्स कौन सा लग रहा होगा, इस पर नीचे लग रहा होगा mg, हाँ जी, शो कर देता हूँ मैं, नीचे लग रहा होगा इस पर mg और ऊपर लग रहा होगा इस पर हर समय एक बाइंड फोर्स। चलिए, इस समय पर mg नीचे, बाइंड फोर्स ऊपर, मुझे लगता है कि बाइंड फोर्स ज़्यादा होना चाहिए तभी तो ये ऊपर आएगा अपने आप। तो उस बाइंड फोर्स के ज़्यादा की वजह से एक्सटर्नली एक फोर्स नीचे मुझे लगाना पड़ेगा, दैट विल बी एफ एक्सटर्नल, ये हमें लगाना है, और इस वजह से ये कुछ नीचे आएगा 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 और यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ ला के मैं इसे छोड़ दूंगा और उसके बाद में फिर ये अपने आप ऊपर जाएगा, ऐसी एक कंडीशन है। छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स खत्म हो गया, बाइंड फोर्स ज़्यादा है mg का में, तो ये फटक से ऊपर आने की कोशिश करेगा, ऊपर आएगा, नेट फोर्स है उसमें कुछ, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा। हाँ जी, आइए देखते हैं। तो जब मैंने देखा कि वर्क डन इन पुशिंग दी बॉल टू द डेप्थ डी इज, बॉल को पुश करने पर वर्क कितना हुआ, तो मुझे पता है कि वर्क क्या होता है, नेट वर्क डन, आओ चेक करते हैं। तो वर्क विल बी वर्क टोटल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम पता है। अगर मैं वर्क टोटल की बात करूं तो वर्क टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे सोच सकते हैं, इतना भी ना करें तो हम सीधे बोलेंगे कि भाई साहब एफ एक्सटर्नल जो होगा, दैट एफ एक्सटर्नल विल बी व्हाट, दैट विल बी बाइंड फोर्स माइनस एम जी, बिकॉज ये स्लोली जा रहा है। तो वर्क डन जो हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का, क्या मैं बोल दूं, बी माइनस एम जी को आप डी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज है सारी। आइए देखते हैं, बाइंड फोर्स कितना होता है, बाइंड फोर्स होता है v डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी माइनस एम जी को मल्टीप्लाई करूंगा मैं डी से। हाँ जी, चलिए, और बेटा वॉल्यूम वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी रो जी माइनस एम जी इंटू डी। जब मैं सारी वैल्यूज यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे मिलेगा वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, और उसकी वैल्यू आती है मेरे पास में 0.077 जूल, जिससे कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है मैच। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, हमें लग रहा है बहुत अजीब है, लेकिन जैसे ही 22/7 रखते हैं सारा का सारा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ए ऑप्शन तो मैं मैच करा पा रहा हूँ। अब अगली चीज, इफ वी निगलेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन द स्पीड v इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकंड। बट अगर मैं विस्कस फोर्स को निगलेक्ट कर दूं तो मुझे स्पीड v निकालनी है, v कौन सी स्पीड है जिससे वो इमर्ज कर रहा है, तो बाहर आने के बाद टॉप सरफेस पर जब स्पीड कितनी होगी, उसके लिए मैंने बोला कि जब ऊपर आ रहा होगा तो ये एफ एक्सटर्नल तो हो गया खत्म, है ना, ऊपर आने के समय पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा। उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि बाइंड फोर्स ऊपर mg नीचे, जितना भी वर्क डन होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी टोटल वर्क डन, यानी कि हाफ mv² मैं बोल सकता हूं, ऊपर बाइंड फोर्स नीचे mg इंटू डी। उड़ी बाबा, ये तो इसी के बराबर है, यानी कि जो वर्क यहां से आएगा वो भी आएगा 0.77, है ना, ये आ जाएगा हाफ मास, जो कि मुझे दिया है कितना, मास दिया हुआ मुझे 22/7 इंटू 10⁻³ तो ये लिखा मैंने यहाँ पर 22/7 करके बता देता हूँ एक बार, इंटू 10⁻³ इंटू v²। जब मैंने इसे सॉल्व किया, है ना,
सॉल्व करना भी आसान है, समझ में आ रहा होगा आपको। 2 से कैंसिल हो गया 11, 11 से वो उधर जाके कैंसिल हुआ और पूरा सॉल्व करने के बाद v आ रहा है मेरे पास 7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है ये तो आ गया मेरे पास वर्क। जो सेकेंड ऑप्शन है वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को 7 मीटर पर सेकेंड लेके आ पा रहा हूँ मैं, यानी कि बी ऑप्शन भी आ रहा है। नाउ इफ वी निगलेक्ट विस्कस फोर्स, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा ये निकालना है। तो बेटा एक बार ये ऊपर पहुंच गया, जस्ट निकलने वाला है अगर, आइए देखते हैं। तो अगर ये निकलने वाला है यानी कि इस सरफेस पर अगर पहुंच चुका है, तो इस सरफेस पर वो जो बॉल है हमारी, जो ऐसी बॉल है ना, अरे चलिए, इसके पास स्पीड आ चुकी है, कितनी स्पीड आ चुकी है, अच्छी खासी है 7 मीटर पर सेकेंड। और ऊपर आने पर बाइंड फोर्स खत्म, क्योंकि एयर में इतना बाइंड फोर्स हम लोग एज्यूम नहीं करते हैं, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हाइट जहां तक जाएगा ये जो हाइट आएगी, ये हाइट कितनी होगी, हमें पता है ये होती है v² बाय आर जी, v² बाय जी इंटू 2 mv² हाफ mv² हम लोग mgh के इक्वल जब करते हैं तो हमारे पास आता है v² बाय 2g। चलिए अब अगर मैं हाइट की बात करूं तो वो हाइट मेरे पास कितनी आ रही है, v² यानी कि 49 बाई 2 इंटू जी कितना 10, यानी कि हो जाएगा 20। और बेटा जब 49 बाई 20 किया मैंने तो कितना आ रहा है मेरे पास में, ये मेरे पास में दे रहा है कुछ 24, यानी कि 2.45 मीटर। हाँ जी, तो 2.45 मीटर तो मैच नहीं कर रहा, 1.4 कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब मैं आ रहा हूँ डी ऑप्शन पर, इधर रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स, यानी कि बी माइनस एम की बात, ये बी माइनस एम की बात कर रहा है, ये बी माइनस एम जो फोर्स है, और डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स मैक्सिमम जो कि होगा 6 पाई ईटा आर वी। तो बेटा जब मैं डी ऑप्शन को लिए, ये दिस इज फॉर सी ऑप्शन, अब जब मैं डी ऑप्शन को मैच करा रहा हूँ, मल्टीपल क्वेश्चन की खूबसूरती कि आपको हर ऑप्शन मैच करने रहते हैं। जब डी में गया मैं तो मुझे दिखा कि ऊपर जो फोर्स होगा वो तो होगा बी माइनस एम जी, और नीचे होगा मेरे पास 6 पाई ईटा आर वी। बेटा सारी की सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। बाइंड फोर्स अभी हमने निकालना देखा, एम जी भी अभी हमने निकाला था, 6 पाई ईटा आर वी में ईटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, वो है कितनी 10⁻³ और ऐसे यूनिट्स में दी हुई है। जब सारी वैल्यूज में लिख रहा हूँ तो फाइनल आंसर मेरे पास आ रहा है जो कि मैच भी कर रहा है 500/9। हाँ जी, इसका मतलब डी ऑप्शन के साथ भी मैं जाऊँगा, ऑब्वियस सी बात है कि डायमेंशनलेस होगा, यूनिटलेस होगा, क्योंकि मैं फोर्स अपॉन फोर्स निकाल रहा हूँ। तो जो फाइनल आंसर हो गया मेरे पास में, वो हो गया मेरे पास में कौन सा, ए बी एंड डी। काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन था ये, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो एक कोई तो आयन है, वो आयन जब मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है 90 डिग्री पर, नॉर्मल अगर एंटर कर रहा है तो मैंने पता है कि ये केस जो रहता है वो एक सेमी सर्कल सा बनाता है ना, और अगर विड्थ कम पड़ गई है, डब्ल्यू कम पड़ गया तो बाहर भी निकल जाता है, ऐसे कुछ प्रोजेक्शन देता हुआ। अब मुझे निकालना है कि जो डिटेक्टर है वो डिटेक्टर x0 से लेके x1 तक फैला हुआ है, तो कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ पार्टिकल मिलेगा, x इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ पार्टिकल। चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा x जो होगा, क्योंकि जब ये पार्टिकल आ रहा होगा और ये जो सेमी सर्कल बनाएगा, आइए ज़रा देखें, तो सेमी सर्कल के समय पर अगर पार्टिकल ऐसा आया और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हर जगह फैली हुई है, कुछ मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, आइए दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से यहाँ तक फैली है अगर कुछ डी डिस्टेंस तक, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि पार्टिकल जो होगा वो कुछ इस तरह से आके ऐसे निकलेगा, है ना। इसका मतलब ये जो होगा दिस विल बी रेडियस, तो ये जो टोटल डिस्टेंस आने वाला है दिस विल बी माई 2r, जिसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किससे, x1 से। मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ज़रा देखो x1 निकालने का तरीका क्या, तो बेटा x1 होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ r, r होता है mv/qb, और इसे मैं इसी वोल्टेज से एक्सेलरेट करके ला रहा हूँ, तो 2mv/qb मुझे दिखा यहाँ पर आता होगा, जहाँ पर मैं 2 तो एज इट इज रखूंगा, mv को लिख दूंगा कितना, मोमेंटम है, √2m काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगा √2m और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी q इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू वी। ये मेरे पास आ गया 2 अंदर, मुझे मिला √ओवर, होल रूट ले रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 8। चलिए m ऊपर है ही मेरे पास, q ऊपर है, नीचे q² हो जाएगा, तो नीचे वाला q ले लेंगे हम लोग, 8mv बाई एक q यहाँ पर, और b का मिलेगा मुझे स्क्वायर। कर पा रहे हैं क्या, हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है, दिस विल बी x1। चलिए अब ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन से मुझे बोल रहा है कि फॉर H+ आयन क्या होगा, तो बेटा H+ आयन के लिए आइए देखते हैं।
तो फॉर एच प्लस यहाँ पर मुझे सारी वैल्यूज दी हुई है ऑलरेडी। जब मैं x1 निकालने बैठा, जो कि होगा मेरे पास में √8mv/qb², आइए वैल्यू रखें। तो यहाँ पर बेटा 8 तो एज इट इज है। मास ऑफ H प्लस, एक प्रोटॉन का मास जो कि मुझे दिया है क्या, हाँ बिल्कुल 5/3 इंटू 10⁻⁻27। तो ये हो गया 5/3 इंटू 10⁻⁻27 इंटू, अब मेरे पास V पोटेंशियल जो कि दिया हुआ है 192 वोल्ट। तो दिस इज 192 डिवाइडेड बाय किसके, Q इंटू बी², Q चार्ज जो कि है 1.6 10⁻⁻19। सारी चीज़ें ऐसे यूनिट में कर रहा हूँ मैं, 10⁻⁻19। ध्यान देना, ये जो स्क्वायर रूट है ये पूरे पर है ना, दिस इज स्क्वायर रूट इंटू b², मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में है कितनी 0.1 के कैप। बिल्कुल सही बात है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो ऐसे घूम रहा होगा ये, है ना, p क्रॉस b नीचे की तरफ। चलिए, तो ये के कैप जो आ रहा है ये आ रहा है 0.1, और 0.1 का जब स्क्वायर किया मैंने तो वो आ जाएगा 0.01, यानी कि 10⁻²। हाँ जी, कर पाएंगे बेटा। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आपके पास प्रॉपर एक आंसर आएगा जो कि होगा किसके बराबर, कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4 सेंटीमीटर के बराबर। 16 आएगा, 16 को जब आप रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कर पा रहे हैं क्या? तो यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि पहला जो आंसर आया दैट विल बी माई 4 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि वैल्यू ऑफ x फॉर am इक्वल्स टू 144। चलिए, तो इफ मास इज 144 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ दिस H प्लस आयन, तो बेटा अगर मैं अंदर 144 लिख दूं तो स्क्वायर रूट आने के बाद बाहर 12 आ जाएगा। तो इन दिस केस जो x1 डैश आएगा दैट विल बी 12 टाइम्स ऑफ x1। क्या ये सोच पा रहे हैं क्या? क्योंकि अंदर रूट के अंदर 144 लिखने पर 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, जो कि आ गया बाहर, और 12 का 4 में मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा कितना, 12 इंटू 4 यानी कि 48। समझना ध्यान से, 12 बाहर क्यों आया? क्योंकि जब यहाँ पर मैं मास की जगह पर 144 m लिखूंगा तो 144 का रूट आ गया बाहर जो कि 12, और बाकी पूरी चीज तो 4 सेंटीमीटर दे रही है। तो बी ऑप्शन में 48 सेंटीमीटर आ रहा है जो कि मैच भी कर रहा है, तो ये तो बढ़िया बात है। ए ऑप्शन भी मैच कर गया, बी ऑप्शन भी मैच कर गया। अब आते हैं सी पर। फॉर डिटेक्टिंग आयंस विथ 1 to 196 जो डिस्टेंस सेपरेशन होना चाहिए दैट शुड बी 55। आइए देखते हैं। चलिए, तो बेटा डिफरेंस के लिए जब मैं आगे गया तो फॉर x इक्वल्स टू 1 तो मुझे पता है, am इक्वल्स टू 1 तो मुझे पता है। फॉर m इक्वल्स टू कितना 196 की अगर बात की जाए तो 196 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस अगर मैंने देखा तो उस समय पर जो x1 डैश आएगा दैट विल बी, अब जरा सोचो 196 को रूट के अंदर रखने पर बाहर कौन आएगा 14 टाइम्स ऑफ x1 जो कि मुझे दे देगा कितना 14 इंटू x1 दैट विल बी 56 सेंटीमीटर। तो जो मैं निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं क्या, x1 माइनस x0। दस दिस x1 माइनस x0 विल बी, अच्छा इसको x0 बोला इन्होंने और ये दिए गए हैं x1, है ना, कंफ्यूजन खत्म ही करते हैं। तो ये दिए गए मुझे x1 फॉर डिफरेंट केसेस। अगर x1 196 की बात करूँ तो वो आ रहा है मेरे पास 56 और x0 आ रहा है मेरे पास 4, तो जो मेरे पास डिस्टेंस आनी चाहिए, सेपरेशन आना चाहिए दैट विल बी 52 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 55 दिया हुआ है तो ये नहीं मैच कर रहा, बी ऑप्शन सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की कि फॉर 196 विथ W शुड बी 56 सेंटीमीटर। अब बेटा विथ W जो होती है दैट विल बी कम से कम रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो फॉर 196 फॉर मास इक्वल्स टू 196 मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, इसकी बेटा जो x0 आया, कहाँ आया था x, यारा x1 जो आया था वो आया था 56 सेंटीमीटर, और मुझे पता है x1 जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो r आ जाएगा बेटा कितना, r आ जाएगा मेरे पास x1/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है वो 56 दिया हुआ है जो कि मैं सही नहीं मानूंगा क्योंकि दिस डिस्टेंस शुड बी लेस ग्रेटर देन रेडियस ना, तो रेडियस का रिलेशन लिखाऊंगा मैं। यानी कि जो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है कौन कौन से ऑप्शंस, ए एंड बी। तो फाइनल आंसर मैं बोलूंगा कि आंसर इज ए एंड बी। हाँ जी, कर पा रहे हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन 3 जहां पर मुझे 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये 6 क्वेश्चंस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर आएंगे, नॉन नेगेटिव क्यों? क्योंकि +4 सही मार्क्स के लिए, सही आंसर के लिए,
और 0 नेगेटिव के लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 मुझे क्या बोल रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ अ कोन आर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल विथ लीस्ट काउंट 2 मिलीमीटर। बहुत ही बढ़िया। लीस्ट काउंट यानी कि जो एरर मैक्सिमम आ सकती है, जो हम लोग एरर की बात करते हैं डेल्टा एल जो बोलते हैं काउंटिंग में, वो हम लोग बोलेंगे 2 मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द डायमीटर ऑफ द बेस एंड द हाइट आर बोथ मेजर्ड टू बी 20 सेंटीमीटर। 20.0 बहुत ही बढ़िया है ना, मिलीमीटर तक जा रही है। एंड दी मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम। बेटा ये बहुत बेसिक क्लास का क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम जो होती है वो होती है कितनी, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो जो डेल्टा वी बाई वी होगा, एरर इन पावर प्रोपोगेशन में पढ़ा है हमने, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच। हाँ कि ना। चलिए अब यही तो परसेंटेज मुझे निकालना है, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर तो ये ऊपर दिया हुआ है मुझे 2 मिलीमीटर है, और चीज़ें सेंटीमीटर में करना है तो मैं बोल दूंगा 0.2 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ ना मैं। दिस इज 0.2 सेंटीमीटर। चलिए डिवाइडेड बाय आर जो कि है 0. नहीं आर मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 20। दोनों ही चीज़ें सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस डेल्टा एच फिर से हो गया 0.2 और आर मुझे दिया हुआ है 20। जब मैं सॉल्व करने गया था बेटा ये हो गया 0.6 बाई 20, 0.6 बाई 20। और अगर मुझे निकालना है क्या, परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, तो परसेंटेज निकालने के लिए डेल्टा वी बाई वी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर परसेंटेज एरर मैं डेल्टा वी बाई वी को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 100 से। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर आ जाती है। ये है 0.6 बाई 20, 100 से किया मैंने मल्टीप्लाई, और ये हो गया 5, और मेरे पास आ गया आंसर 3%। हाँ जी, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मुझे इंटीजर में आ रहा है, दैट आंसर इज कितना, आंसर इज 3 आ रहा है क्या। बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। लेकिन वही बात है, एडवांस में भी सारे क्वेश्चन तो टफ होते नहीं है, हमें बस ढूंढने रहते हैं कि कौन सा हमें करना है पहले और कौन सा बात के लिए बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। द बॉल इज, क्या दिया गया हमें, द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम लोकेशन x0 y0 0,0 ओरिजिन से फेंक रहा हूँ किसी वेलोसिटी v0 एंगल थीटा नॉट पे, और दूसरी बॉल l पर रखी हुई है x1 y1 पे, और वो है 180 माइनस थीटा 1। अब दो कंडीशन दी हुई है, मुझे दोनों के टाइम का डिफरेंस निकालना है, कब वो टकराएंगे। चलिए पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूँ है ना, तो ये कुछ कंडीशन होगी, ऐसे कुछ पोजीशन होगी ग्राउंड पर, यहाँ पर दिस इज x इक्वल्स टू 0, दिस इज x इक्वल्स टू l। शुरुआत वाले बॉल को मैंने फेंका है कितनी स्पीड से, ये मैंने फेंका कितनी v0 से, कितने एंगल पर, शुरुआत वाला एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा नॉट, और बाद में यहाँ से फेंका है मैंने कुछ ऐसा, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा 1, तो यानी कि अंदर का एंगल हो जाएगा थीटा 1 है ना। दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज x, और यहाँ की वेलोसिटी मुझे दी हुई है कितनी, तो वेलोसिटी मुझे दी हुई है, कहाँ है, फ्रॉम द लोकेशन x1 y1 विथ अ सुटेबल इनिशियल स्पीड, मान लेते कुछ होगा v1। चलिए अब बेटा जरा सोचो, अगर इन्हें टकराना है जीवन में तो इन्हें टकराने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया। इन्हें टकराने के लिए इस v1 को रेस्ट पर, इस पार्टिकल को अगर रेस्ट पर मानकर रिलेटिव वेलोसिटी दी गई तो वो अलोंग दी एक्स एक्सिस आना चाहिए। एक दूसरे की तरफ अगर रिलेटिव वेलोसिटी आएगी तभी ये टकरा पाएंगे, वरना नहीं टकराएंगे। पहले केस में मुझे क्या दिया हुआ है, फॉर फर्स्ट केस थीटा नॉट दिया हुआ है मुझे 45 डिग्री, थीटा 1 भी दिया हुआ है मुझे 45 डिग्री है ना, और मुझे पूछा गया कि टाइम कितना होगा। अब बेटा देखो कि जब मैं इसको रेस्ट पर मान लूँ है ना, ये पार्टिकल मैंने मान लिया कुछ मान लेते हैं p पार्टिकल एंड q पार्टिकल, तो कंसिडरिंग q एट रेस्ट, अगर मैं q को रेस्ट पर मानूं तो क्या होगा, ये जो p होगा, p पर एक वेलोसिटी तो आएगी ऐसी जो कि होगी v0, कितने एंगल पर, ये आएगा किसी एंगल थीटा नॉट पर, और जो दूसरी वेलोसिटी आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में देंगे v1 को, तो ये आएगी नीचे की तरफ। बेटा मैं साइन की बातें नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग से ले रहा हूँ, ये आ जाएगा थीटा 1। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनका रिजल्टेंट बीच में ही आए तो उसके लिए v0 का ऊपर का कंपोनेंट v0 साइन थीटा नॉट शुड बी इक्वल्स टू v1 का नीचे वाला कंपोनेंट v1 साइन थीटा 1। तो इसका मतलब v0 साइन थीटा नॉट शुड बी इक्वल्स टू v1 साइन थीटा 1। और अगर केस ही ऐसा है जिसमें दोनों के एंगल 45 डिग्री है, तो इस केस में तो मैं बोल सकता हूँ कि बेटा अगर मैं यहाँ पर 45 रखूंगा दोनों को, तो v1 भी मेरा आ रहा है v0 के बराबर, और उस केस में जरा सोचो बीच की स्पीड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी √2 टाइम्स ऑफ v0। तो मुझे ऐसा दिखेगा कि फाइनल स्पीड जो आ रही है
वो आ रही है ऐसे बीच में √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। पी आगे बढ़ रहा है, क्यू यहाँ पर बैठा हुआ है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है एल। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है मुझे? रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, परपेंडिकुलर वेलोसिटीज को जीरो किया जो मेरे काम की नहीं है, और उससे मेरे पास v1 और v0 में रिलेशन आया। उन दोनों को लेकर मैंने बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाला, वो आ गया √2 टाइम्स ऑफ v0। और यहाँ जब मैंने देखा कि अब टाइम कितना लगने वाला है, जिसे मैं बोल रहा हूँ बड़े प्यार से t1, तो t1 लगेगा बेटा डिस्टेंस जो कि है l डिवाइडेड बाय टाइम जो स्पीड जो कि है √2 टाइम्स ऑफ v0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, क्या यहाँ तक आ रहा है मुझे? अब आता हूँ अगले केस में। अगले केस में मुझे बोला गया है कि θ1 इज 60, θ0 इज 60 एंड θ1 इज 30। तो अगर मैं θ0 इज 60 एंड θ1 इज 30 के साथ जाऊंगा तो मुझे समझ में आएगा कि भाई साहब P तो जा रहा है किसी एंगल 60 डिग्री से, हाँ जी, और इससे किसी L लेंथ L डिस्टेंस दूर पर ये जो Q है ये Q जा रहा होगा किसी एंगल 30 डिग्री से। अंदर का एंगल ही 30 होता है। ये हो जाएगी वेलोसिटी v1। Q को मैं नीचे बैठा देता हूँ, ये पॉइंट, ये जो पार्टिकल है ये Q है। फिर से वही विद रिस्पेक्ट टू Q अगर मैं देखूंगा, Q एट रेस्ट है ना, Q को रेस्ट पे कर रहा हूँ मैं, एट रेस्ट, तो बेटा Q तो रुका हुआ है, लो भाई जी Q को रोक दो। और ये जो P है, ये P अपनी दो वेलोसिटीज, एक तो उसके पास खानदानी वेलोसिटी थी v0 और दूसरा उसे Q से जो अभी अभी मिली है वो वेलोसिटी v1 है, ऐसी कुछ होगी। ये एंगल है 60 डिग्री और ये जो एंगल आ रहा है ये आ रहा है 30 डिग्री। चलिए आइए देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि अगर ये अप्रोच करेंगे, मिलेंगे अगर जीवन में कभी, तो v0 का साइन थीटा कंपोनेंट और v1 का भी साइन थीटा कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। तो फॉर कॉलिजन, ये हम लोग बार बार देखते हैं और ऐसा एक क्वेश्चन एडवांस में ऑलरेडी पहले आया है, एक एरोप्लेन वाला, उसे भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। वो ऐसे दो एरोप्लेन जा रहे थे, है ना। फिर एक वो क्वेश्चन भी आता है कि एक ऊपर हिल से फेंका, नीचे से फेंका और वो बीच में कहीं कोलाइड कर रहे हैं। सब में एक ही कंडीशन लगाते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने देखा कि जो v0 साइन 60 आ रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू माई v1 और साइन 30, ताकि मैं v1 का रिलेशन निकाल सकूँ v0 से। तो साइन 60 बेटा √3/2, साइन 30 1/2, v0 √3/2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा v1 1/2। तो v1 की वैल्यू आ रही है √3 टाइम्स ऑफ v0। आ रहा है क्या? चलिए, और यहाँ से अगर ये L लेंथ कवर करने वाला है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टाइम t2 आएगा, पहला वाला टाइम तो है कितना, t1, जो मेरा t2 आएगा वो आएगा कितना, L/v1 और इन दोनों का रिजल्टेंट। तो बेटा रिजल्टेंट कितना आने वाला है? रिजल्टेंट आने वाला है कुछ v0 का कंपोनेंट cos 60, है ना, अलॉन्ग दी P, प्लस जो v1 आया है उसका कंपोनेंट cos 30। चलिए आइए देखते कितना आ रहा है ये। तो L तो एज इट इज है, v0 cos 60 होता है v0/2 प्लस v1 जो कि मेरे पास आ रहा है √3 v0, तो √3 v0 इंटू cos 30। cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है मेरे पास √3/2, हो जाएगा √3/2। 2 तो मुझे जाता हुआ दिख रहा है ऊपर और नीचे आ रहा है √3 इंटू √3 3, तो 3v0 और v0 4v0, यानी कि ये मुझे दिख रहा है L/2v0। तो बेटा पहला आ गया L/√2v0, दूसरा आ गया L/2v0। अब T1/T2 का होल स्क्वायर निकालना है मुझे। तो जब मैं T1/T2 का होल स्क्वायर निकालने गया तो T1 मुझे दिखा कितना, L/√2v0। ये पहली वाली कंडीशन में मैंने यही निकाला है। और दूसरी इक्वेशन से T2 आया कितना मेरे पास, T2 आ गया मेरे पास L/2v0। तो T2 आ गया मेरे पास L/2v0 का मुझे करना है स्क्वायर, L/v0 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा √2 का स्क्वायर जो कि मुझे दे रहा है कितना, 2। तो बेटा इस इंटीजर का आंसर आ रहा है मेरे पास 2। हाँ जी, क्या यहाँ तक मेरे पास सारी चीज़ें समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे पास आंसर आ गया 2। चलिए आगे देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट P ऑफ अ सिलेंड्रिकल रीजन। सिलेंडर था और इसके अंदर में हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट चार्ज रख दिया है। तो ऐसा मान लेते हैं जो पॉइंट चार्ज हमने रखा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है Q। द टू एजेस सबटेंड अ हाफ एंगल थीटा एट P। और ये जो सिलेंडर के एजेस है ना, उन्होंने क्या किया है, पॉइंट P पे हाफ एंगल थीटा सबटेंड किया हुआ है।
व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 5। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, जब ये थीटा, ये जो थीटा है ये 30 डिग्री का है, तो ये जो कर्व पोर्शन है ना सिलेंडर का, उससे जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो कितना है, वो 5 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस बिकम 5 अपॉन रूट n वेयर द वैल्यू ऑफ n इज। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो एंगल था, कौन सा एंगल, ये जो 30 डिग्री वाला एंगल था, इसको अगर मैं चेंज करके 60 डिग्री बना दूं, तो जो नया फ्लक्स है, जो पहले जो फ्लक्स 5 बन रहा था कर्व सरफेस से, अब जो नया फ्लक्स है वो 5 डिवाइडेड बाई रूट n का बन रहा है। तो n का वैल्यू क्या होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट हम देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, आप जानते होंगे कि 4 पाई रेडियन का सॉलिड एंगल अगर होता है तो जो फ्लक्स लिंक होता है वो होता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई का सॉलिड एंगल जो होता है, जो फ्लक्स लिंक करता है, वो होता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का। तो इस हिसाब से ये बोल सकते हैं कि 1 स्टेरेडियन का जो सॉलिड एंगल होता, उसमें से जो फ्लक्स लिंक होता वो होता Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक स्टेरेडियन का जो सॉलिड एंगल है उसने Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स लिंक कराया होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पूरे सिलेंडर के लिए अगर कोई मुझसे पूछता कि पूरे सिलेंडर के लिए जो टोटल फ्लक्स है, फ्लक्स टोटल, ये पूरे सिलेंडर का मतलब हो गया, इसमें कर्व पोर्शन भी है और ये जो ऊपर के डिस्क है, ऊपर का डिस्क और नीचे का डिस्क है, उसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो पूरे सिलेंडर के लिए जो टोटल फ्लक्स लिंक होता वो होता Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी क्लोज्ड शेप है हमारे पास और अंदर के किसी भी पॉइंट पे बैठ करके अगर सॉलिड एंगल निकालेंगे तो वो 4 पाई रेडियन का होता है। तो अगर सॉलिड एंगल 4 पाई रेडियन का है तो जो फ्लक्स लिंक होगा पूरे सिलेंडर से वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, लेकिन मुझे ये तो नहीं जानना था, मुझे क्या जानना है, मुझे जानना है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस है मुझे उससे फ्लक्स जानना है। अब ये कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स आया, पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स आया, जिसको मैंने बोला है फ्लक्स टोटल, इसमें माइनस कर देते हैं 2 टाइम्स फ्लक्स लिंक्ड विथ डिस्क। ठीक है, हर एक डिस्क से, अब सिंस जो चार्ज है वो एकदम सिमेट्रिकली सेंटर में रखा हुआ है, तो ये बोल सकते हैं कि जो दोनों ऊपर के और नीचे के जो डिस्क होंगे उसमें जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो टोटल फ्लक्स में से 2 टाइम्स ऑफ डिस्क का फ्लक्स अगर माइनस कर दिया जाए तो शायद अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये डिस्क वाला फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो ये वाला जो डिस्क वाला फ्लक्स होता है ना, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, आपके क्लासरूम में शायद आपको कराया भी गया होगा। क्या क्वेश्चन है, फ्लक्स निकालना है थ्रू डिस्क। वो जो डिस्क है, कौन सा डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला डिस्क। ये जो डिस्क है इसको मैं शेड करके दिखा देता हूं। ये जो डिस्क है, ये मैंने जो बनाया है, इस डिस्क से कितना फ्लक्स लिंक होगा पॉइंट P पे, ये मुझे कैलकुलेट करना है। और वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हम ये जानते हैं कि अगर प्लेन एंगल थीटा है, अगर प्लेन एंगल थीटा है, मैं कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं, अगर प्लेन एंगल थीटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। इस सिंपल से फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर प्लेन एंगल थीटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल बनेगा, मतलब वो जो डिस्क ने जो सॉलिड एंगल फॉर्म किया था, कौन सा सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल, ये जो 3 डायमेंशन में जो एंगल है ना, 3 डायमेंशन में ये जो एंगल बन रहा है, ये इस पूरे का वैल्यू अगर मैं ओमेगा बोल दूं तो ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा कितना आ रहा है, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब अगर 1 स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स लिंक कराता है, अगर 1 स्टेरेडियन का इतना कराता है, तो ये जो गिवन सॉलिड एंगल है उससे जो फ्लक्स आएगा उसकी वैल्यू अगर आप लिखोगे तो देखो कितनी आ जाएगी, इससे जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा, जो सॉलिड एंगल था अपना, सॉलिड एंगल कितना था, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू मल्टीप्लाई कर दो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो भी गायब किया जा सकता है गायब कर देते हैं। क्या गायब किया जा सकता है, 2 पाई और ये 4 पाई अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो जो फ्लक्स लिंक होकर के आ रहा है, जो फ्लक्स लिंक होकर के आएगा वो कितना आ जाएगा, फ्लक्स थ्रू डिस्क। ये एक डिस्क के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब, एक फ्लक्स से जो एक डिस्क से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है ये हो जाएगा 1 माइनस
कॉस थीटा q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक डिस्क से अगर इतना फ्लक्स लिंक हुआ तो दोनों डिस्क से जो फ्लक्स होगा उसके लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मेरा काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा देख लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स जो मुझे चाहिए, कौन सा फ्लक्स मेरे को चाहिए, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये मुझे चाहिए। ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स हमारे पास आया था q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू डिस्क, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया। ये बाहर कॉमन निकालने से ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस का 1 माइनस 1 के साथ गायब हो जाएगा। तो जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है किसी भी थीटा के लिए, किसी भी थीटा के लिए जो फ्लक्स है, फ्लक्स रिक्वायर्ड जो था, जो कर्व सरफेस से फ्लक्स है, वो आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, इतना मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। अब ये जो कैलकुलेशन है इसके बाद आंसर एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा, 1 से 2 लाइन लगेंगे भाई। जो फ्लक्स रिक्वायर्ड है पहले मुझे थीटा पे निकालना है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे, तो फ्लक्स निकाल रहे हैं एट थीटा इक्वल्स टू 30, थीटा इक्वल्स टू 30 पे जो फ्लक्स होगा ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 30 का वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। यही फ्लक्स अगर थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट किया जाए तो ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है ये कितना है, ये phi है, और ये जो नया फ्लक्स है ये कितना है, phi डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ n है। तो अगर ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। दोनों को जब आपस में डिवाइड किया जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, phi और phi कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट n आ जाएगा ऊपर। रूट n का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर रहे थे तो √3 डिवाइडेड बाई 2 और 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 गायब हो गया। रूट n का वैल्यू अगर √3 के बराबर है तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 3। ठीक है, n हो जाएगा 3, और यही क्या है, अपना आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म P1 एंड P2, दो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, और इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री का दे रखा है, आर केप्ट विद देयर साइड्स पैरेलल टू ईच अदर इन वैक्यूम। सराउंडिंग मीडियम क्या है, सराउंडिंग मीडियम एयर है पूरा। एज शोन इन द फिगर, अ लाइट रे एंटर्स प्रिज्म P1 at an angle of incidence theta such that outgoing rays undergo minimum deviation in prism 2। क्या बोल रहे हैं, जो प्रिज्म 2 है यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे होने वाला है मिनिमम डिविएशन। अब मिनिमम डिविएशन का मतलब होता है कि जब भी मिनिमम डिविएशन प्रिज्म कर रहा होगा तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल सेम है तो जो R1 R2 होता है, जो प्रिज्म के अंदर में जो R1 R2 एंगल बनते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि अगर R1 R2 सेम है और सिंस ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री का है, तो ये R1 R2 का जो सम होता था वो अगर 60 डिग्री के बराबर होता, और सिंस दोनों सेम है तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। If the respective refractive indices of prism 1 and prism 2 are, अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने कितना दिया है, √3 डिवाइडेड बाई 2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने कितना दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दे रखा है √3। देन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3 बाई 2 साइन पाई बाई बीटा वेयर द वैल्यू ऑफ बीटा इज। मतलब कुल मिला के क्या करना है, रिफ्रैक्शन अपने को बेसिक रिफ्रैक्शन देखना है, और ये जो बीटा यहाँ पे अननोन है इस बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अच्छा तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया ना, इस डायग्राम को मैंने एक अलग से पेज बना के रखा है। ये मेरा जो डायग्राम था, इन्होंने क्या बोला कि जो प्रिज्म 1 है, ठीक है, इसमें लाइट जब इंसिडेंट हुआ था तो कोई थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है,
और ये जो प्रिज्म 2 है, ये जो प्रिज्म 2 है, इस प्रिज्म 2 में मिनिमम डिविएशन होने वाला है। अब मिनिमम डिविएशन अगर होगा तो उस केस में जैसे देखो, जब लाइट ऐसे चलता हुआ यहां पे आता, यहां पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहां पर हुआ, सेकंड रिफ्रैक्शन, और तीसरी बार रिफ्रैक्शन यहां पे होगा, थर्ड रिफ्रैक्शन, फिर चौथी बार और भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद वो मेरे काम का नहीं है। थर्ड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि जब यहाँ पे थर्ड रिफ्रैक्शन हो रहा है तब ये जो एंगल बनता जिसको मैंने R1 बोल रखा है, ये R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। अब जो तीसरा रिफ्रैक्शन है ना, उसमें अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूं तो मुझे ना ये वाला एंगल मिल जाएगा। लेट अस अज्यूम, इसका नाम मैं रख देता हूं I1। तो अगर मैं थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ लिख रहा हूं, ध्यान से देखें कैसे लिख रहे हैं। स्नेल्स लॉ लिखने के लिए मैंने बोला 1 इंटू सराउंडिंग मीडियम वैक्यूम था, ठीक है, तो 1 इंटू साइन I1 इज इक्वल टू, सेकेंड वाला जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने कितना बोला है, इन्होंने बोला है √3, तो √3 इंटू साइन R1 मतलब साइन 30 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, साइन I1 का वैल्यू आ जाएगा √3 इंटू साइन 30 हो गया हाफ। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर जो I1 का वैल्यू आता वो हमारे पास आ जाता 60 डिग्री। कौन सा I1 है भाई, ये जो एंगल है यहाँ पे, इस एंगल की वैल्यू अपने पास आ रही है निकल करके 60 डिग्री की, ये 60 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड रिफ्रैक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल में रखे हुए हैं तो इनका जो नॉर्मल बनता है वो भी क्या होता है, पैरेलल हो जाएगा। अगर दोनों के नॉर्मल पैरेलल है तो ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री का हो जाएगा। मतलब सेकंड रिफ्रैक्शन में भी काम करने के लिए बहुत कुछ मिल गया है। क्या क्या मिल गया है, सेकंड रिफ्रैक्शन को अगर ध्यान से देखा जाए, इस एंगल का नाम रख देते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल है इस एंगल का नाम रख देते हैं, क्या नाम रख दे, इधर R1 यूज कर लिया ना, तो इसको R2 भी यूज कर लिया, इसको रख देते हैं R3, ठीक है। सेकंड रिफ्रैक्शन में R3 का वैल्यू ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे देखा जाए। R3 जो है वो √3/√2 मीडियम पे है, तो मैं बोल रहा हूं फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ यूज करना है। सेकंड रिफ्रैक्शन अगर मेरे को लिखना होता तो मैं लिखता √3/2 इंटू साइन R3 इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे तो ये खाली स्पेस है, मतलब वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है जो प्रिज्म 1 के लिए मेरे को दिख रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है अपने पास साइन 60। सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। अब ये हो गया √3 डिवाइडेड बाई √2, साइन R3 इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 कितना होता है, ये होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। फिर से थोड़ा कैंसिलेशन कर लेते हैं, देखो तो क्या क्या गायब हो रहा है, कैंसिलेशन कर लेते हैं। ये √3 से ये √3 गायब हो जाएगा, ये √2 इसको √2 बना देगा, तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन R3 1/√2 आ रहा है, मतलब जो R3 एंगल है ये अपने पास कितना आ रहा है, ये R3 एंगल अपने पास आ रहा है 45 डिग्री का। 45 डिग्री का अपने को R3 एंगल मिल गया है, ठीक है। क्या क्या मिल गया है देख लेते हैं। ये एंगल अगर 45 डिग्री का है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 45 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है अगर वो 60 डिग्री का है, तो एक बेसिक सा जो लॉ होता है वो क्या बोलता है कि ये एंगल और ये वाला एंगल, सपोज इसका नाम रख देते हैं R4, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 60 डिग्री होता। अगर ये 45 हो चुका है तो R4 का जो वैल्यू होता ये होता 15 डिग्री का। मतलब फर्स्ट वाले रिफ्रैक्शन में भी मेरे पास एक एंगल है, तो फर्स्ट वाले रिफ्रैक्शन पे क्या करते हैं, काम करते हैं। अब अगर फर्स्ट वाले रिफ्रैक्शन पे काम किया जाए, ऊपर चला जा, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन फर्स्ट रिफ्रैक्शन में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ठीक है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था, ये डायग्राम आप देख लो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने पास थीटा है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो R4 है, जिसको हमने 15 डिग्री कैलकुलेट कर लिया है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ लिख रहे हैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए। ध्यान से देखेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाएगा। यहां पे हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स ऑफ
साइन 15, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अगर मैं यहां से थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लूं जो अपनी रिक्वायरमेंट है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू साइन 15, ठीक है। अब बस कंपैरिजन करेंगे और आंसर आ जाए। कंपैरिजन किससे करेंगे, तो ये जो मेरे पास वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखो √3 बाई √2 है और साइन 15 है। क्वेश्चन में क्या था, √3 बाई √2 है और साइन पाई बाई बीटा है, ठीक है। तो अगर मेरा ये वाला वैल्यू अगर मेरा 15 आया है, पाई बाई बीटा अगर 15 आया है, और मैं जानता हूं कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से सॉल्व करके बीटा का वैल्यू जो बोला जा सकता है वो हो जाएगा 180/15। 180/15 अगर सॉल्व करेंगे, 180/15, ये मुझे लग रहा है ये 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। एक हमारे पास थिन वायर है और इस थिन वायर का ना चार्ज डेंसिटी दे रखा है। कितना दे रखा है इन्होंने दिया है 5 नैनो कूलम पर मीटर, ठीक है, इसका चार्ज डेंसिटी दे दिया है। इज पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 1 मीटर। स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस 1 मीटर है। एज शोन इन द फिगर, a 10 nano coulomb charge is distributed uniformly over the spherical shell। और इस पूरे यूनिफॉर्म, ये शेल जो था, इस पूरे में हमने क्या कर दिया है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है जिसका वैल्यू कितना है 10 नैनो कूलम का, जिसका वैल्यू है। If the configuration of charges remains static, the magnitude of the potential difference between P and R। अच्छा, अगर ये सारे चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक हैं, तो क्या पूछ रहे हैं कि मुझे पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। किस किस पॉइंट का, पॉइंट P का जो पोटेंशियल है और पॉइंट R का जो पोटेंशियल है, इसके बीच में मुझे क्या चाहिए, मुझे डिफरेंस चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। देखो स्फीयर के लिए ना पॉइंट P पे और पॉइंट R पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, तो स्फीयर का बाद में देखते हैं। पहले क्या करते हैं, रॉड के बारे में बात कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक इस तरह का इन्फिनाइट चार्ज्ड रॉड है, इस तरह से एक इन्फिनाइटली चार्ज्ड रॉड है, और इससे किसी भी आर सेपरेशन पे अगर आप फील्ड कैलकुलेट करोगे, तो किसी भी आर सेपरेशन पे जो फील्ड होता है वो ऐसे परपेंडिकुलरली रॉड से बाहर की तरफ मूव करता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 2k λ/r, ये वैल्यू होता है। अच्छा सर, बात अगर पोटेंशियल की जा रही है तो आप फील्ड क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इस फील्ड के फॉर्मूले को ही यूज करके हम क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है हमने, V initial माइनस V final इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। आई होप सबने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है P, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट R इज इक्वल टू, ये सिर्फ मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी रॉड के लिए बात कर रहा हूं, पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट R, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था, 2k λ/r। किसी भी r सेपरेशन पे फील्ड हम कैलकुलेट करना जानते हैं, तो ये फील्ड हो गया इनटू dr। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है, सिंस क्या है, जो dr डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दोनों पैरेलल हैं, तो मैंने वो कॉस थीटा टर्म वहां से हटा दिया है, ठीक है। अब r के वेरिएशन कहां से कहां हो रहे हैं, तो r का जो वेरिएशन है वो हो रहा है 0.5 से वेरिएशन इसका हो रहा है 2 मीटर तक, 0.5 से वेरिएशन इसका हो रहा है 2 मीटर तक। सिंप्लीफाई करके देखते हैं, Vp माइनस VR इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है भाई इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, 2 कांस्टेंट दिख रहा है, k कांस्टेंट दिख रहा है, लैम्डा कांस्टेंट दिख रहा है, सब इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या फंस रहा है, dr/r। अगर dr/r फंस रहा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln r। और इसके वेरिएशन कहां से कहां होने हैं, इसके वेरिएशन होने हैं 0.5 से लेकर के 2 तक। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Vp माइनस VR इज इक्वल टू 2, k का वैल्यू भी रख देते हैं, k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लैम्डा। चार्ज डेंसिटी भी इन्होंने दे रखा है, चार्ज डेंसिटी ने कितना दे रखा था, कुछ तो दिया था इन्होंने, चार्ज डेंसिटी कहां गया,
चार्ज डेंसिटी उन्होंने दे रखा है 5 नैनो कूलम, ठीक है। चार्ज डेंसिटी उन्होंने कितना दिया है 5 नैनो कूलम। तो चार्ज डेंसिटी का वैल्यू भी रख देते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर, नैनो का मतलब हो गया -9, 5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम पर मीटर होगा, ठीक है। और ln का वैल्यू अगर आप रखोगे यहाँ पे, थोड़ा साइड कर लो भाई, इनटू ln अपर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 4। तो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए, Vp माइनस वी आर इज इक्वल टू, अच्छा ये ln4 जो है इसको 2 का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, और वो जो 2 होगा वो सामने आ जाएगा। तो ये 2 तो पहले से बैठा हुआ था, ये हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 5, 10 टू पावर प्लस का 9 और 10 टू पावर माइनस का 9 तो गायब हो गया, और इधर आ गया ln2। अच्छा क्वेश्चन में ना ln2 का वैल्यू दे रखा है, तो क्वेश्चन में अगर ln2 का वैल्यू दे रखा है तो उसको यूज कर लिया जाए। ln2 के प्लेस में वो बोल रहे हैं कि आप 0.7 यूज कर लो, ठीक है, चलो यूज कर लेते हैं। तो Vp माइनस वी आर इज इक्वल टू 9 इंटू 5 हो गया 45, 45 इंटू 4 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 180, 180 को मल्टीप्लाई कर लो 0.7 से, तो 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 होता है 126, 18 इंटू 7 126 होता है, हाँ 126। तो हमने क्या किया है ना, हमने अभी तक, अब मैं अलग अलग क्यों कर पा रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ रॉड का अलग से देख लिया और मैं अब स्फीयर का अलग से देखूंगा। ये अलग अलग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन का झोल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, रॉड के लिए अलग से देख लेते हैं, स्फीयर के लिए अलग से देख लेते हैं, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने क्या किया, जब हमने इसके लिए फाइंड कर लिया, किसके लिए फाइंड कर लिया, रॉड के लिए फाइंड किया, तो हमने देखा कि जो पोटेंशियल आ रहा है ये 126 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह का कैलकुलेशन हम क्या करते हैं, स्फीयर के लिए भी कर लेते हैं। तो जो स्फीयर है, स्फीयर के बारे में अगर बात किया जाए, ये स्फीयर हो गया, ये अपना पॉइंट था, यहां पे अपना पॉइंट था P, डायग्राम देख लेते हैं, P है, R है 0.5 और 2 मीटर है, ठीक है, ये अपना डायग्राम है, ये P है, ये जो गैप है ये 0.5 का बोल रहे हैं, इसका खुद का रेडियस 1 मीटर का बोल रहे हैं, और यहां से यहां जो R है, R के लिए बोल रहे हैं, ये R जो है वो कितना है, वो 2 मीटर का है, ठीक है। अच्छा, और इस पूरे को हमने क्या कर रखा है, चार्ज कर रखा है, पूरा है प्लस 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 इवनली चार्ज है, और 10 नैनो कूलम था ये जो चार्ज था, ये कितना था, ये चार्ज जो है वो है 10 नैनो कूलम। ये भी एक बार चेक कर लिया जाए, जो चार्ज है कहाँ गया, 10 नैनो कूलम का चार्ज है, बिल्कुल सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब मुझे जानना है Vp माइनस वी आर, मुझे ये जानना है। अच्छा, हम ये जानते हैं कि इनसाइड पॉइंट पे ना स्फीयर है, स्फीयर के अंदर में जो अंदर वाला पॉइंट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और वो कितना हो जाता है, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है, ये उसका सेंटर था, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पॉइंट P का पोटेंशियल हो जाएगा। तो पॉइंट P का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, पॉइंट P का पोटेंशियल लिखेंगे K, जो भी चार्ज है, ठीक है, चार्ज कितना है, चार्ज है अपने पास 10 नैनो कूलम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -9 के क्यू अपॉन आर, आर कितना है अपने पास, आर अपने पास हो गया 0.5। ये मैंने किस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा है, ये मैंने लिखा पॉइंट P का पोटेंशियल, किसी भी अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिख दिया। आउटसाइड पॉइंट के लिए वो क्या करता है, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो K इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कॉमन है बाहर निकाल लिया जाए, K कॉमन था बाहर निकाल लिया, 10 इंटू 10 टू द पावर -9 भी बाहर आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.5 ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। सब एक एक करके वैल्यू डाल देते हैं। K का मतलब हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं, कुछ सॉल्व करने लायक है? ये और ये गायब हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये हो गया 5, तो 9 इंटू 5 हो गया 45,
तो ये हमने क्या किया है, पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल दिया है, Vp माइनस वी निकाला है। ये हमने किसके लिए फाइंड किया है, ये हमने फाइंड किया है वो जो रॉड थी उसके लिए। तो आइए अब क्या करते हैं, स्पीयर के लिए फाइंड करके देखते हैं। तो स्पीयर के लिए जब फाइंड करेंगे तो उसका डायग्राम एक बना लेते हैं। हमारे पास एक स्पीयर है, ठीक है। स्पीयर का जो रेडियस है ये 1 मीटर का है, पॉइंट P यहाँ कहीं पर था 0.5 मीटर का, और जो पॉइंट R है वो सेंटर से 2 मीटर के गैप पे है, और पूरे स्पीयर को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, पूरे स्पीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, ठीक है। और ये जो चार्ज है, ये चार्ज कितना है, ये चार्ज हमने रखा है, Q का वैल्यू जो है क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10 नैनो कूलम, ठीक है। अब स्पीयर के लिए अगर मैं इनसाइड पॉइंट के बारे में बात करूं तो सिंस यहाँ पे क्या है, नेट फील्ड पॉइंट P पे 0 है। अगर नेट फील्ड पॉइंट P पे 0 है तो ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो यूनिफॉर्म होगा, और वो उतना ही होगा जो सरफेस के किसी पॉइंट पर होता है। तो अगर मुझे Vp माइनस वी चाहिए, अगर मुझे Vp माइनस वी चाहिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, Vp माइनस वी या यहाँ पे लिख देते हैं Vp माइनस वी ये किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं स्पीयर के लिए। तो पॉइंट P पे पोटेंशियल वही होता जो पूरे सरफेस पे होता। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस आउटसाइड पॉइंट के लिए तो वो क्या करता है, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है स्पीयर, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे के क्यू माइनस के क्यू बाई 2, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या क्या वैल्यूज दे रखे हैं देखो। तो के जो है, के कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू जो है क्वेश्चन में दे रखा है 10 नैनो कूलम। 10 नैनो कूलम का मतलब होगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस का 9 माइनस के 9 के साथ गायब हो जाएगा, 9 इंटू 10 हो गया 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 45 वोल्ट। अच्छा, तो हमने अलग से रॉड के लिए कैलकुलेट किया था, वो जो इन्फिनाइट रॉड है उसके लिए Vp माइनस वी निकाला था, 126 आ रहा था। स्पीयर के लिए अलग से निकाल दिया, Vp माइनस वी जो है वो 45 वोल्ट का आ रहा है। अब सिंस पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो मजे में दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो नेट Vp माइनस वी जो आएगा ये हो जाएगा दोनों का सम 126 प्लस 45, ये आ जाएगा कितना 171 वोल्ट, जो अपना आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर एट प्रेशर P0 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5। एक एयर चैम्बर है, एक ऐसा चैम्बर है, चैम्बर बना लेते हैं, एक ऐसा चैम्बर है, और इस चैम्बर का जो प्रेशर है वो कितना है, वो है 10 टू द पावर 5 पैस्कल। चैम्बर था और चैम्बर का जो प्रेशर है वो कितना है 10 टू पावर 5 पैस्कल, हैज अ सर्टेन रेडियस सो दैट क्या है, अ स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन, अच्छा सोप बबल का रेडियस है, अ स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर एट प्रेशर P0 10 to the power 5 Pascal has a certain radius so that the excess pressure inside the bubble is delta P। अच्छा, यहाँ पे एक बबल है, सोप बबल है, सोप का बबल है, और जो एक्सेस प्रेशर है मतलब अंदर में जो एक्सेस प्रेशर होगा वो कितना दे रखा है, डेल्टा P है। डेल्टा P का वैल्यू दे रखा है 144 पैस्कल, ये डेल्टा P का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। नाउ द चैम्बर प्रेशर इज रिड्यूस टू 8 P0 अपॉन 27। अच्छा, हमने क्या कर दिया, ये जो चैम्बर था जिसका प्रेशर पहले P0 था, अब हमने उसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, और वो कितना कर दिया है, कम। बेसिकली हमने क्या कर दिया, कम कर दिया ना, कम कर दिया भाई हमने, 8 P0 डिवाइडेड बाई 27 हमने कर दिया है, सो दैट द बबल रेडियस एंड द एक्सेस प्रेशर चेंज इन दिस प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर रिमेन अनचेंज। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 यूज कर सकते हैं। अज्यूम एयर टू बी एन आइडियल गैस and the excess pressure delta P in both the case to be much smaller than the chamber pressure। दिख भी रहा है, जो excess pressure है वो 144 पास्कल का है और यहाँ पे 10 to the power 5 पास्कल है, दिख भी रहा है कि बहुत छोटा है। The new excess pressure delta PE। अच्छा, अब ये जो नया स्पीयर है इसमें जो नया एक्सेस प्रेशर होगा डेल्टा P डैश, वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बात मेरे को समझ में आ रहा है कि अंदर का, अगर मैं अंदर का प्रेशर लिखता तो अंदर का प्रेशर कितना होता, बाहर का प्रेशर
प्लस ये एक्सेस प्रेशर, अगर मैं इसका प्रेशर बोल रहा हूँ P1, P1 मतलब अंदर का प्रेशर मैं लिख रहा हूँ, तो अगर P1 मेरा अंदर का प्रेशर है तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता वो होता 10 टू पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्सेस प्रेशर 144, लिख सकते थे ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब सिंस ये 144 बहुत छोटा है 10 टू पावर 5 के सामने, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको नेग्लेक्ट करने से क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट करने से यहाँ का P1 V1 और यहाँ का P2 V2 को हम इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस था। तो P1 का वैल्यू कितना है सर, P1 का वैल्यू है 10 टू पावर 5, और V1 मतलब अगर इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, तो V1 के प्लेस में लिख देते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब इक्वल टू, अच्छा ये 8 P0 हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 27, 8/27 P0 है, इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, लिख सकते हैं ऐसा 4/3 पाई R2 क्यूब। जो भी कैंसिल करने लायक है कैंसिल कर लेते हैं, क्या कैंसिल हो रहा है, 10 टू पावर 5 4/3 पाई, 10 टू पावर 5 4/3 पाई गायब हो गया। अगर R1 क्यूब का वैल्यू यहां से देखा जाए तो R1 क्यूब जो है वो 8 डिवाइडेड बाई 27 टाइम्स ऑफ R2 क्यूब आ रहा है। इसका मतलब जो R1 होगा वो 2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ R2 है, या जो नया रेडियस है, प्रेशर कम करने से जो वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ उसके कारण से जो नया रेडियस आ गया है वो पहले वाले रेडियस का 3/2 टाइम्स है, मतलब 1.5 टाइम्स हो गया है, रेडियस बढ़ गया है। बात समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर देखो कैसे निकालेंगे। अब एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए सरफेस टेंशन तो नहीं दे रखा है, लेकिन उन्होंने बोल रखा है कि पहले का एक्सेस प्रेशर मतलब डेल्टा P1। अच्छा, अब ये कैसा बबल है, सोप का बबल है, एयर का बबल है, क्या दे रखा है, कैसा बबल है भाई, कौन सा बबल है देख लेते हैं। एयर चैम्बर हैज अ सर्टेन रेडियस सो दैट स्फेरिकल सोप बबल है। सोप बबल है, इसका मतलब जो एक्सेस प्रेशर होगा, जो सोप बबल है उसमें जो एक्सेस प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस R1। अच्छा, सेकेंड टाइम पे जो एक्सेस प्रेशर है डेल्टा P2 वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन और R2। अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 to 40 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दोनों तरफ था। डेल्टा P1 पहले वाले सिनेरियो में कितना दे रखा है, 144 दे रखा है। डेल्टा P2 सेकंड वाले सिनेरियो में चाहिए अपने को, 40 गायब हो गया, तो ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1। अच्छा, R2 R1 में भी एक रिलेशन आया था, क्या रिलेशन आया था, ये जो R2 है R2 के प्लेस में क्या कर सकते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ R1 रख सकते हैं। ये R1 और ये R1 अगर मैं कैंसिल कर दूं और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो देखो डेल्टा P जो अपने को चाहिए, डेल्टा P2 ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 1.5 के प्लेस में लिख देते हैं 3 इंटू 2, ये हो गया 1, ये हो गया 4 और ये 24 48 48। मतलब जो नया एक्सेस प्रेशर होता ना ये हो जाता अपने पास 96 प्रेशर है तो पैस्कल में हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 96 पैस्कल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक पैराग्राफ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट each of the two slits A and B as shown in the figure are oscillating about their fixed center with a mean separation of 0.8 मिलीमीटर। मतलब इनके बीच का जो मीन सेपरेशन है, जो एवरेज सेपरेशन है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.8 मिलीमीटर का। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एट टाइम t इज गिवन बाई, अच्छा दोनों स्लिट्स के बीच में जो गैप है, दोनों स्लिट्स के बीच में जो गैप है वो किसी भी समय पे कितना है, वो किसी भी समय पे है d इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। किसी भी समय पे दोनों स्लिट्स के बीच में जो गैप है वो अपने को दे रखा है 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, और ये मिलीमीटर में दे रखा है। ये पूरा जो है, ये जो गैप है वो मिलीमीटर्स में दे रखा है। वेर ओमेगा का भी वैल्यू दे दिया इन्होंने, ओमेगा कितना दिया इन्होंने, ओमेगा दिया है 0.08 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दे दिया इन्होंने। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 1 मीटर। अच्छा,
स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो गैप है वो भी अपने को 1 मीटर दे दिया, मतलब कैपिटल डी का वैल्यू भी अपने को बता दिया गया है, 1 मीटर है भाई कैपिटल डी. एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू इल्यूमिनेट द स्लिट इज 6000 एंगस्ट्रॉम. जो लैम्डा अपने को यूज करना है वो कितना है, 6000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर का यूज करना है. ये वेवलेंथ भी दे रखा है. द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन changes with time while the central bright fringe, zeroth fringe remains fixed at point O. लॉजिकल सा बात है, अगर ये चेंज हो भी रहे तब भी जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, मतलब जहां पर फेज डिफरेंस जीरो होगा वो हमेशा पॉइंट ओ ही रहने वाला है, तो उसका पोजीशन चेंज होगा नहीं. अच्छा, तो क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है द 8th ब्राइट फ्रिंज अबव पॉइंट ओ ऑसिलेट्स विथ टाइम बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशंस. The separation between these two extreme position in micrometer is. अच्छा, क्वेश्चन अगर समझा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि सिंस जो स्लिट्स है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसके कारण से जो मैक्सिमास और मिनिमास के पोजीशन होंगे वो भी क्या करेंगे, वो भी ऑसिलेट होंगे, वो भी चेंज होते रहेंगे. जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका पोजीशन नहीं चेंज होगा, लेकिन बाकी जो मैक्सिमास है उनके पोजीशन क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, अब अगर उनके पोजीशन चेंज होंगे तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं. तो हम जानते हैं कि किसी भी मैक्सिमा का जो पोजीशन होता है y, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो पोजीशन होता है वो होता है n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d. ठीक है. तो ये तब होता है जब स्मॉल d का वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है. अब सिंस ये स्मॉल d जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये जो y है, किसी भी इंस्टेंट का y जो होगा वो होगा अपने पास n अपने को 8th मैक्सिमा चाहिए तो ये 8 हो गया. लैम्डा का मतलब हो गया 6000 इंटू 10 टू द पावर -10, 6000 इंटू 10 टू पावर -10, डी के प्लेस में 1 रख देते हैं, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी का वैल्यू जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, वो हो रहा है 0.8 प्लस माइनस 0.04 साइन ओमेगा टी, प्लस माइनस 0.04 साइन ओमेगा टी. ठीक है. और ये मिलीमीटर में है, ये जो है मिलीमीटर में है, मतलब इसको भी हम चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं इंटू 10 टू द पावर -3. हमने ऐसा चेंज कर दिया. अब ये मैंने प्लस माइनस क्यों लिख दिया है, प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर तुम्हारा ये सेंटर, ये अगर तुम्हारा 8 मैक्सिमा होता, अगर डी कांस्टेंट होता, तो ये अगर 8 मैक्सिमा होता तो ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है. ऑसिलेट कर रहा है मतलब ये इससे ऊपर भी जा सकता है और ये इससे नीचे भी जा सकता है. अब ये जो एक्सट्रीम है और ये वाला जो एक्सट्रीम है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वही मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, उसके लिए लिख देते हैं, एक वैल्यू को मैं लिख दूंगा y1 और दूसरे वाले को मैं लिख देता हूं y2. अब y1 का मतलब क्या हो गया, y1 का मतलब हो गया जो ऊपर वाला वैल्यू है, या y2 मान ले तो ऊपर वाले वैल्यू को, तो y2 कितना होता, y2 का वैल्यू होता 8 इंटू 6000 इंटू 10 टू पावर -10 डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस 0.04 साइन ओमेगा टी और पूरे का पावर हो गया 10 टू पावर -3. ये हो गया ऊपर का वैल्यू. ऊपर वाला जब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेट करने से जो ऊपर वाला एक्सट्रीम होता वो मैंने ढूंढ लिया. उसी तरह से अगर मैं बॉटम वाला एक्सट्रीम ढूंढ लूं तो वो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 6000 इंटू 10 टू पावर -10 डिवाइडेड बाई 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी इंटू 10 टू द पावर -3. अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन मुझसे ना ही इसने मेरे से y1 पूछा है, ना ही मुझसे इसने y2 पूछा है. मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है y2 माइनस y1 का वैल्यू. मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो मुझे जानना है. तो y2 माइनस y1 अगर मैं करूंगा मतलब इसको इसमें से माइनस करना है, जो भी कॉमन था उसको बाहर निकाल देते हैं. 8 इंटू 6000 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -10, 1 अपॉन 0.8, पहले माइनस वाला टर्म आएगा, माइनस 0.04 साइन ओमेगा टी, ठीक है. अच्छा, ये 10 टू पावर -3 जो है ना उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -3, क्योंकि इधर भी था तो मैंने माइनस निकाल दिया. इसमें माइनस करना है अपने को, माइनस कर देते हैं, ये साइन ओमेगा टी है,
माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं एक्सट्रीम्स पे आ गया हूं, अगर मैं एक्सट्रीम्स के बारे में बात कर रहा हूं तो एक्सट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम में ये जो साइन ओमेगा टी का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 1, और ये भी जो साइन ओमेगा टी है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स पे जाना है, मतलब मुझे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स कवर करना है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो 1 से मैंने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे 0.8 माइनस में 0.04, यहाँ पे क्या है 0.8 प्लस में 0.04, ठीक है। सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिख देते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई जो भी गायब करने लायक है गायब कर दो। क्या क्या गायब हो रहा है, ये 10 टू पावर -3 10 टू पावर -7 बन जाता, और 1 2 3 अगर गायब कर देते तो ये हो जाता 8 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -7 था, 3 और गायब हो गया तो -4 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम एलसीएम लेकर अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो इधर हो जाएगा 0.8 प्लस 0.04 माइनस 0.8 प्लस 0.04 होल डिवाइडेड बाई, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। अच्छा, एक चीज मैं और क्या कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ना इसके स्क्वायर के सामने मेरे को लग रहा है ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं इसको गायब कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में कर सकता हूं। अब प्लस का 0.8 और माइनस का 0.8 भी गायब हो जाएगा, तो क्या बच रहा है अपने पास, यहाँ पे जो डेल्टा वाई आ रहा है, ये डेल्टा वाई आ जाएगा 8 इंटू 6 हो गया 48 इंटू 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 इंटू 0.4 और ये 0.4 ये हो जाएगा 0.08 डिवाइडेड बाई 0.8 का स्क्वायर, तो 0.8 का स्क्वायर 0.8 इंटू 0.8। सिंप्लीफाई करके देखते हैं, जो भी कैंसिल होने लायक है कैंसिल कर लो। तो कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये और ये कैंसिल कर देते हैं, एक इधर 8 से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6, ठीक है। और क्या बचेगा, इधर ये 0.8 और ये तो सही लग रहा है, ठीक है। एक मुझे लग रहा है एक 10 बच जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। ये 0.8 है ना, तो 100 इधर आ गया, 100 इधर आ गया, 8 नहीं सही है कैलकुलेशन। तो डेल्टा वाई का वैल्यू जो अपने पास आ रहा है, डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई कितना आ रहा है, डेल्टा वाई हमारे पास आ रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर -4। अच्छा, मैंने सबको ना ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में रख दिया तो अपना मीटर में आंसर आया है, लेकिन शायद मेरे को जो आंसर चाहिए वो मिलीमीटर्स में चाहिए था या माइक्रोमीटर्स में चाहिए, कुछ तो चाहिए था, चेक कर लेते हैं। इन माइक्रोमीटर्स, अपने को जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, इन माइक्रोमीटर्स में चाहिए। तो अगर मेरा आंसर मीटर्स में आया है तो इसको देखो माइक्रोमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जल्दी ऊपर चला जा, ये इसको मीटर्स को अपने को माइक्रोमीटर्स में लेकर के आना है। तो जो डेल्टा वाई है 10 टू पावर -6 से, अब मुझे 10 टू पावर -6 चाहिए ना यहाँ पे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है वो हो रहा है 6 माइक्रोमीटर्स का। तो ये अपना आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये पहला वाला ही पैराग्राफ है, मतलब जो पैराग्राफ क्वेश्चन था, पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ में सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड एट विच 8 ब्राइट फ्रिंज विल मूव इज। अच्छा, अब जो 8 ब्राइट फ्रिंज है उसका अपने को मैक्सिमम स्पीड निकालना है। तो हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम एग्जीक्यूट करता है तो जो मैक्सिमम स्पीड मिलता है वो अपने को कब मिलता है, मीन पोजीशन में मिलता है। और वो जो मैक्सिमम स्पीड होता है, वो जो मैक्सिमम स्पीड होता है, ये मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड है ये होता है ए ओमेगा। अच्छा, अब ए कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ऊपर वाला एक्सट्रीम और नीचे वाला एक्सट्रीम के बीच में जो गैप आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, 600 माइक्रोमीटर के वैल्यू आ रहा था, ठीक है। और ओमेगा ना, अगर आप देखोगे तो जो स्लिट्स थे, स्लिट्स के ऑसिलेट करने का फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो स्लिट्स के ऑसिलेट करने का जो फ्रीक्वेंसी होगा, सिंस हमारा जो पोजीशन में चेंज आ रहा है वो भी इस स्लिट्स के चेंज होने के कारण आ रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी इसका है वही फ्रीक्वेंसी हमारे
मैक्सिमास का भी होगा, जो मैक्सिमास चेंज हो रहे हैं उसके उनके पोजीशन के चेंज होने का भी फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। तो जो ओमेगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था ना, उसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ओमेगा इन्होंने कितना दे रखा है, 0.08 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। ए एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगर ये प्लस का एक्सट्रीम और माइनस का एक्सट्रीम के बीच का गैप अगर 600 है, तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो 300 माइक्रोमीटर्स का होगा, तो उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 300। अब मुझे आंसर ना माइक्रोमीटर पर सेकंड में ही चाहिए, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं करने वाला। इनटू ओमेगा कितना है भाई, ओमेगा जो है वो है 8 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 गायब कर लो, तो जो आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 24। स्पीड निकाल रहे थे तो माइक्रोमीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगा। ये अपना कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। तो 15 का आंसर है 24 मीटर पर सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। फिर से ये पैराग्राफ क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन आया है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टिकल्स 1 and 2, दो पार्टिकल है, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2, each of mass m are connected by a massless spring and are on a horizontal frictionless plane as shown in the figure. Initially the two particles with their center of mass at x0, दोनों आइडेंटिकल थे तो बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास है इसका, x0 बोल रहे हैं उसको, are oscillating with amplitude a and angular frequency omega. अच्छा, ये लोग क्या कर रहे थे, ए एम्पलीट्यूड और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये लोग ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में। Thus their position at time t are given by, अच्छा दोनों पार्टिकल्स का ना पोजीशन अपने को दे रखा है। जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है, फर्स्ट वाले पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कुछ तो दे रखा है, x0 प्लस डी, x0 प्लस डी प्लस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, पहले वाले पार्टिकल पोजीशन ऐसे चेंज हो रहा है, और जो सेकंड वाला पार्टिकल है इसका पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, x0 माइनस डी, x0 माइनस डी माइनस a साइन ओमेगा टी। अच्छा, मैं पहले इसको थोड़ा बहुत बता देता हूँ ये क्या है। ठीक है, इसको ये जो इक्वेशन है इसको समझ लेते हैं। अगर आप SHM जानते होगे तो ये जो कांस्टेंट होता है ना, ये जो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है x0 प्लस डी, ये बेसिकली क्या कर रहा है, मीन पोजीशन, जहाँ पे मीन पोजीशन बनेगा, मीन पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को बताता है। तो ये वाला जो टर्म है ये ऑसिलेटिंग टर्म नहीं है, ऑसिलेटिंग टर्म कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ऑसिलेशन हो रहा है या जो SHM हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड है a, और जो फेज है, मतलब जो फेज है वो ओमेगा टी ऐसा दे रखा है, मतलब इनिशियल फेज ना कुछ नहीं, इनिशियल फेज क्या है, 0 है। जो सेकंड वाला इक्वेशन है, सेकंड वाले इक्वेशन को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, x2 इज इक्वल टू x0 माइनस डी। बेसिकली ये मेरे काम का नहीं है, ये तो बस मीन पोजीशन कहाँ पर बनेगा ये बता रहा है। ये माइनस a साइन ओमेगा टी के प्लेस में ऐसा लिख देता हूँ, प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ठीक है, इसका मतलब जो सेकंड वाला पार्टिकल है, सेकंड वाले पार्टिकल के पास एक इनिशियल फेज है कितने का, पाई का। सेकंड वाले पार्टिकल के पास एक इनिशियल फेज है पाई का, इसलिए उसका इक्वेशन ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अच्छा अभी फिर आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं एट टाइम t नॉट पे, हाँ यहां पे देखते हैं कहां तक पढ़ लिया था, यहां तक पढ़ लिया, इक्वेशंस पढ़ लिया था हमने। वे d इज ग्रेटर कंपेयर टू 2a। ठीक है, पार्टिकल 3 ऑफ मास m, अच्छा एक और तीसरा पार्टिकल भी है, इसका भी मास m है, मतलब तीनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल मासेस के हैं, मूव टुवर्ड्स द सिस्टम विद स्पीड u नॉट इक्वल्स टू a ओमेगा बाई 2। अच्छा, जो तीसरा पार्टिकल है उसका स्पीड भी अपने को दे रखा है, और उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड है a ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 का तीसरे पार्टिकल का स्पीड है, मतलब इसका भी स्पीड अपने को दे रखा है। ठीक है, एंड अंडरगोज इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन विद पार्टिकल 2। इसके साथ जो कोलिजन होने वाला है वो कैसा कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। किस समय पे होने वाला है, t नॉट टाइम पर होने वाला है। ठीक है, फाइनली पार्टिकल 1 and 2 acquire a center of mass, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 acquire a center of mass speed vcm। अच्छा, और कोलिजन के बाद ना इसके सेंटर ऑफ मास का जो स्पीड हो गया है वो कितना हो गया है, वो vcm का हो गया है, एंड ऑसिलेट विथ एम्पलीट्यूड b एंड द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कोलिजन के बाद दो चीजें हो गई, एक तो क्या हो गया, कोलिजन के बाद जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास जो वेलोसिटी आ गया वो vcm हो गया, और जो नया एम्पलीट्यूड है, इनके ऑसिलेट करने का जो नया एम्पलीट्यूड है वो कितना है, b है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो अभी भी ओमेगा है, ऐसा उन्होंने बोल रखा है। ठीक है, अब फाइंड क्या करने को बोल रहे हैं, इफ द कोलिजन अकर्स एट t नॉट इक्वल्स टू 0 द वैल्यू ऑफ vcm अपॉन a ओमेगा। ठीक है, अगर ये कोलिजन जो है, अगर ये जो कोलिजन है
ये t इक्वल्स टू टी, जो t नॉट इक्वल्स टू 0 पे हो रहा है, तो VCM अपॉन a ओमेगा का क्या वैल्यू होगा वो ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ना t के प्लेस में क्या रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं। ये जो कोलिजन का टाइम है वो कौन सा टाइम है, वो है 0 सेकेंड। अच्छा, 0 सेकेंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल 1 कहाँ पर है, पार्टिकल 1 अपने मीन पोजीशन पर है, ठीक है। ये साइन ओमेगा टी, इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे अगर आप t का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a साइन 0। साइन 0 होने का मतलब है कि ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पर है और इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी यहाँ भागने की होगी, ऐसे भागने की होगी। पार्टिकल 1। पार्टिकल 2 के बारे में अगर बात करेंगे, जैसे आप t इक्वल्स टू 0 रखोगे आप देखोगे इसका इनिशियल फेज पाई है। अगर इसका इनिशियल फेज पाई है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी अपने मीन पोजीशन पे है और इसकी टेंडेंसी इधर भागने की है, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों पार्टिकल अभी अपने मीन पोजीशन पे रखे हुए हैं, इसका मतलब इस समय इसका जो स्पीड होगा वो a ओमेगा होगा लेफ्ट की तरफ, और इसका स्पीड होगा, ये भी क्या होगा, ये भी a ओमेगा होगा, लेकिन ये क्या होगा, राइट की तरफ होगा। ऐसा बोल सकते हैं क्या, ठीक है। अच्छा, अब कोलिजन कराते हैं। जब कोलिजन हुआ, ये u नॉट स्पीड a ओमेगा बाई 2 का था। ये पार्टिकल जैसे ही इसको आकर के हिट करेगा, अगर आइडेंटिकल मासेस है और इलास्टिक कोलिजन होना है, तो हम जानते हैं कि जैसे ही कोलिजन हो जाएगा ना, कोलिजन होने के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है अगर मासेस आइडेंटिकल होती है। तो अगर कोलिजन के बाद का डायग्राम बनाया जाए, कोलिजन के बाद का सिनेरियो देखा जाए, तो कोलिजन के बाद जो थर्ड वाला पार्टिकल था m3, इसका स्पीड इधर आ जाएगा a ओमेगा, और ये जो पार्टिकल था m2, इसके पास स्पीड इस तरफ आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, v नॉट जो है वो a ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 का बोल रहे हैं। ये अपना स्प्रिंग है और ये m1 मास है। m1 मास का जो स्पीड है वो तो इस तरफ ही था, इस तरफ था, और ये कितना था, ये था अपने पास a ओमेगा के बराबर, ठीक है। इसका स्पीड पता है, इसका स्पीड पता है, सेंटर मास का स्पीड निकालना है, निकाल लेते हैं। सेंटर मास का स्पीड कैसे निकालेंगे, तो सेंटर मास का स्पीड लिखने के लिए हम लिख देंगे VCM इज इक्वल टू पहला वाला मास m इंटू a ओमेगा प्लस सेकेंड मास m इंटू a ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई सिस्टम का टोटल मास 2m। सिंप्लीफाई करते हैं इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो VCM का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा, m तो सब जगह से कैंसिल कर दो, इधर a ओमेगा है, मतलब ये हो जाएगा 3a ओमेगा डिवाइडेड बाई 4। अब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा था, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है VCM और a ओमेगा का रेशो क्या है। तो VCM और a ओमेगा का रेशो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं, VCM डिवाइडेड बाई, ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा, VCM डिवाइडेड बाई a ओमेगा, ये हो जाएगा 3/4, या इसको बोल सकते हैं 0.75। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ रहा है 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी पैराग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब पैराग्राफ तुमने पहले ही पढ़ लिया है तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये जो कोलिजन हुआ था, अगर ये पाई नॉट बाई 2 ओमेगा टाइम पे हो जाए तो 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का रेशियो क्या होगा। ये b क्या है, कोलिजन होने के बाद का जो एम्पलीट्यूड है वो b है, और कोलिजन से पहले का जो एम्पलीट्यूड था वो क्या है, a, ठीक है। तो देखते हैं पार्टिकल 1 का जो इक्वेशन है वो क्या है, वो था x नॉट प्लस d प्लस a साइन ओमेगा। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा अगर मैं कैंसिल कर दूं, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये a हो जाएगा। मतलब पार्टिकल 1 जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, जो पार्टिकल 1 है एट द टाइम ऑफ कोलिजन पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं पार्टिकल 2 के बारे में बात करूं, पार्टिकल 2, तो इसका इक्वेशन क्या था, हमने थोड़ा चेंज किया था, ये x नॉट माइनस डी था, x नॉट माइनस डी प्लस a साइन ओमेगा, टाइम है हमारे पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा प्लस पाई, फिर से ओमेगा से ओमेगा अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो पाई बाई 2 प्लस पाई, ये 270 हो गया, 270 साइन 270 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब ये जो पार्टिकल है ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है। सिंस पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 दोनों एक्सट्रीम पर बैठे हुए हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों पार्टिकल्स रेस्ट में हैं। अगर दोनों पार्टिकल्स रेस्ट में हैं और इस समय अगर कोलिजन हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन
इसके पास जो स्पीड आएगा वो हो जाएगा a ओमेगा बाई 2 का, ठीक है। तो कोलिजन हो गया और कोलिजन के बाद की कहानी समझते हैं। अब कोलिजन में हमने क्या देखा, कोलिजन हो गया, ये m है, ये भी m है, ये a ओमेगा बाई 2 है। अच्छा, इस समय अगर आप देखोगे तो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो स्प्रिंग है, ठीक है, जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ प्लस मतलब स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा वो 2a का है, ठीक है। अब इसको अगर आप एनालाइज करोगे तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ। मतलब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से। आप चाहो तो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो, आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सॉल्व करो, आप किसी भी फ्रेम से सॉल्व करोगे आंसर सही आएगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास का स्पीड कैलकुलेट करोगे तो सेंटर ऑफ मास में क्या हो जाएगा, m इंटू ए ओमेगा बाई 2 प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2m। तो सॉल्व करने पे जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का स्पीड आ जाएगा a ओमेगा बाई 4। अगर सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास हो गया अपना, अगर सेंटर ऑफ मास a ओमेगा बाई 4 से आगे मूव कर रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये जो मास है वो a ओमेगा बाई 4 से इधर चल रहा है और जो सेकंड मास था या जो फर्स्ट मास है वो क्या कर रहा है, a ओमेगा बाई 4 से इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान से समझेंगे, अगर मैंने दो पार्टिकल को ऐसे एक्सट्रीम से छोड़ा है, मैंने दो पार्टिकल को एक्सट्रीम से छोड़ा है तो दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, ऐसे अंदर आना स्टार्ट करेंगे, अंदर आएंगे, मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, फर्दर b अमाउंट और कंप्रेस करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, जस्ट आफ्टर कोलिजन और जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गए हैं उस पॉइंट का एनर्जी को क्या करते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन लिखा जाए, इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूं और उससे मैं इक्वेशन लिखूं तो सिंस दोनों पार्टिकल a ओमेगा बाई 4 के स्पीड से मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हाफ m a ओमेगा बाई 4 स्क्वायर, एक पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी हो गया, इनटू 2 प्लस हाफ k 2a का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको इक्वेट करेंगे किससे, जो मैक्सिमम कंप्रेशन b होगा उस समय क्या हो गया, दोनों पार्टिकल रेस्ट में आ गए तो सिर्फ स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है और वो कितना है, वो है हाफ k 2b का स्क्वायर। अच्छा, मैं एक और इक्वेशन लिखूंगा, एक और इक्वेशन क्या होगा, अगर दोनों पार्टिकल्स को एक्सट्रीम से छोड़ा गया है, और ये लोग ऐसे पास आ रहे थे, तो जब ये अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करेंगे तब इनका स्पीड मैक्सिमम हो चुका होगा, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये वापस से मैक्सिमम कंप्रेशन पे आए हैं तो इनका जो एनर्जी है, जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी था वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो जब ये अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं उस समय इनका जो स्पीड होगा वो a ओमेगा का होगा। तो अगर ऐसा सही बात है तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू m a ओमेगा का स्क्वायर। जब भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तो उसका जो स्पीड होगा वो मैक्सिमम होगा और वो a ओमेगा हो सकता है, तो हाफ m o a ओमेगा का स्क्वायर। अब सिंस ऐसे दो पार्टिकल्स थे अपने पास तो 2 इंटू हाफ m a ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए था हाफ इंटू k 2a के स्क्वायर के, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे कैंसिल करने लायक है कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है ना वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू k a स्क्वायर। इसको हम यूज करने वाले हैं, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये अपना इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के प्लेस में रख दो 2k a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, 2k a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस k 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k कैंसिल हो गया, फिर 1 ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 4 और 4a स्क्वायर, मतलब 17a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4
बी स्क्वायर, ठीक है, 17a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू किसका ढूंढना था, मुझे वैल्यू किसका ढूंढना है, एक बार देख लेते हैं, वैल्यू किसका ढूंढना था, 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना है, 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है, 4b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां से देख लेते हैं, 4b स्क्वायर अच्छा है, a स्क्वायर को इधर भेज दो, तो 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये हो जाएगा रूट ओवर में 17 डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर बाई a, ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, यही अपना क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 17 बाई 4 a स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर, और मुझे वैल्यू किसका ढूंढना है, मुझे वैल्यू ढूंढना है 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 4b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये हो गया 17 बाई 4, तो 17 बाई 4 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा 4.2 समथिंग ये वैल्यू होगा, ठीक है।